तो लेटली आइस्टन में क्या होता है कि कुछ इवेंट्स होते हैं, चाहे वो फेवरेबल हैं नॉन फेवरेबल हैं, जो कि होते हैं रिपोर्टिंग डेट से लेके डेट ऑफ एफएस अप्रूवल तक। ठीक है, हम उसको देखते हैं कि आया वो जस्टिंग है कि नॉन जस्टिंग है, उनके होने की कंडीशन ईयर एंड पे एग्जिस्ट करती थी कि नहीं करती थी। ठीक है, तो उनको कहते हैं जस्टिंग इवेंट अगर उनकी कंडीशन एग्जिस्ट करती थी, और अगर नहीं करती थी तो नॉन जस्टिंग इवेंट। एडजस्टिंग इवेंट की हमने एग्जांपल देखी थी, ऐसा हमारे पास इरिकवरेबल डेट जो साल के बाद हमारे पास हुआ है, रिपोर्टिंग डेट के बाद हमारे पास आया, जिसके होने की कंडीशन साल तक एग्जिस्ट करती थी। ठीक है, अगर उसके साथ कोई ऐसा नॉर्मल सिनेरियो हो गया है, कोई डिजास्टर हो गया है जिसकी वजह से अब वो क्या कहते हैं कि अमाउंट पे ऑफ करने के काबिल नहीं है, तो वो फिर हमारे लिए नॉन एडजस्टिंग इवेंट होगा। फिर हमारे पास अगर हमारी इन्वेंट्री की वैल्यू कम हो जाती है आफ्टर रिपोर्टिंग डेट, तो इसकी भी होने की जो कंडीशन नॉर्मली एग्जिस्ट करती होती है ईयर एंड के ऊपर, तो हम इसको एडजस्टिंग इवेंट ट्रीट करते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा डिजास्टर हो जाता है, फायर हो जाती है, फ्लड आ जाता है, जिसकी वजह से हमारी इन्वेंट्री की वैल्यू कम हो गई है, तो वो हमारी नॉन एडजस्टिंग इवेंट होगा। फिर हमने रिसीवेबल का पढ़ा कि अगर निगोशिएशन चल रही है और इसके अप्रूवल साल के बाद ही क्यों नहीं हुआ, तो हमें साल तक हमें वादे था कि हमें पैसे मिल जाएंगे, तो हम उसको एडजस्टिंग इवेंट ट्रीट करेंगे। फिर ऐसे ही फ्रॉड या एरर्स हमारी इस करंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो उसके फाइनल होने के बाद हमें नजर आई हैं, तो हैं तो इसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ना, तो इसलिए वो भी एडजस्टिंग इवेंट है, उसको इसी साल की एफएस के अंदर एडजस्ट करेंगे। नॉन एडजस्टिंग में पड़ा कि कोई मेजर बिजनेस कॉम्बिनेशन, ठीक है, या रीस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, ये जो वो चीजें हैं, अगर ये हमारे क्या क्या कहते हैं कि नॉन एडजस्टिंग है, ये हमारे साल खत्म होने के बाद होती हैं, तो हम इनको उस साल ही में ट्रीट करेंगे। सेम गोज विद अगर कोई ऐसी नॉर्मल चेंज आ जाती है एसिड की प्राइस के अंदर या फॉरेन एक्सचेंज रेट के अंदर, ठीक है, जैसे हमारे एफएस इम्पैक्ट होते हैं एट लार्ज अमाउंट, तो वो हमारे लिए नॉन जस्टिंग इवेंट्स होते हैं। या फिर हमारे पास हमारी जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है, वो किसी फायर की वजह से डिस्ट्रक्शन हो जाती है उसके अंदर, तो वो भी हमारे लिए नॉन जस्टिंग इवेंट होता है। तो अगर उनको हमें डिस्क्लोज करना है अपने एफएस के नोट्स के अंदर, तो अगर डिस्क्लोज करना है तो उनको उनकी नेचर बतानी है और उनका फाइनेंशियल इफेक्ट बताना है कि कितना हमारा नुकसान हुआ है या कितना हमें फायदा हुआ है। ठीक है, और अगर वो नहीं बता सकते तो बात क्यों बताना है कि हम नहीं बता सकते। ओके सर। फिर ये हमने कुछ एग्जांपल्स देखी और फिर हमने गोइंग कंसर्न पढ़ी कि चाहे वो अगले कोई ऐसा इवेंट हमारे ईयर एंड के बाद ही क्यों नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन वो फिर भी हम उसको एडजस्टिंग इवेंट ट्रीट करेंगे, और पिछले एफएस को भी हम ब्रेकअप बेसिस या लिक्विडेशन बेसिस के ऊपर बनाएंगे। फिर हमारे पास प्रपोज डिविडेंड, चाहे हमने प्रपोज को पिछले साल ही क्यों नहीं किया, लेकिन अगर पे इस साल में किया है, तो हम इसको इस साल ही में एडजस्ट करेंगे, और ये हमारे लिए पिछले साल के लिए नॉन एडजस्टिंग इवेंट होगा। फिर हम प्रोविजंस को पढ़ रहे थे कि लाइबिलिटी वो होती है जिसकी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होती है ड्यू टू पास्ट इवेंट, उसका आउटफ्लो भी हमें कंफर्म होता है, हमें पता है कि हमने देना है, सर्टेन होता है। ठीक है, लेकिन वही अगर लाइबिलिटी के अंदर अनसर्टेनिटी आ जाए अमाउंट और टाइमिंग की, तो हमारी प्रोविजन बन जाती है। उस एग्जांपल्स है वारंटी, रिफंड, कंपनसेशन, डिसमेंटलिंग, रिस्टोरेशन, इंश्योरेंस, आगे हम कुछ एक देख पढ़ेंगे। तो हमारे पास ये प्रोविजंस होती हैं। डाउटफुल डेट प्रोविजन रिकॉग्नाइज कब करना है, जब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है आइदर ड्यू टू लीगल और कंस्ट्रक्शन, ठीक है, एज रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, कुछ पास्ट में ऐसा कुछ हो चुका है जिसकी वजह से हम आज लायबल हैं कि हमें आगे कुछ पेमेंट करनी पड़ सकती है, और उसका हम उस अमाउंट का हम कोई रिलायबल एस्टीमेट भी बना सकते हैं। अगर हम रिलायबल एस्टीमेट नहीं बना सकते तो आगे जाके पढ़ेंगे कि वो कंटेंजेंट लायबिलिटी के तौर पर ट्रीट करते हैं। ठीक है, और फिर हमारे पास उसका जो आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज है उसके अगेंस्ट उसको करने के लिए आइदर इन कैश और काइंड, वो प्रोबेबल। अभी तक हमने ये पढ़ा है। ठीक है, अच्छा, अब एक एक करके ना इन कंडीशंस को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि पास्ट इवेंट की वजह से हमारे ऊपर कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो, आइदर ड्यू टू लीगल और कंस्ट्रक्शन। लीगल कब होता है? ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि ऑब्लिगेटिंग इवेंट क्या होता है। वो इवेंट जिसकी वजह से कंपनी के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन आ जाती है, उसको ऑब्लिगेटिंग इवेंट कहते हैं। ये एक सिंपल सी डेफिनेशन आपने याद रखनी है। फिर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो सकती है ड्यू टू पास्ट इवेंट्स। पास्ट इवेंट या तो कोई लीगल ऑब्लिगेशन मेरे ऊपर हो सकती है, ठीक है, कि मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट करके आ गया हूं अब, या फिर मेरे ऊपर कोई इसकी तीन कंडीशन को अलग 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 करके समझते हैं। या तो मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट करके आ गया हूँ पास्ट में कि अब मैं लीगली ऑब्लिज्ड हूँ कि मैं उसके लिए पे ऑफ करूँ। मैं किसी इंश्योरेंस कंपनी, सपोज दोबारा मिसाल ले लेते हैं कि मैं अपने जो कस्टमर है उससे पैसे ले चुका हूँ, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कि आपके साथ जब भी डैमेज होगा मैं आपको पे ऑफ करने के लिए तैयार हूँ, चाहे आज होता है, कल होता है, परसों होता है, वेन एवर इट आई विल पे यू ऑफ। तो कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मेरे ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन हो सकती है। या फिर गवर्नमेंट कोई ऐसा कानून या कोई ऐसी लेजिस्लेशन बनाती है या बनी हुई है पाकिस्तान के अंदर कि उसकी वजह से मेरे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन है। ठीक है, एक मिसाल ले लो, एक रॉ सी मिसाल है कि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने कानून बनाया है
कि जो भी पेंसिल्स बनाता है वो उसका 5% फ्री सेल करेगा। ठीक है, तो ये मेरे ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन है। ठीक है, या फिर कोई और ऐसा ऑपरेशन ऑफ लॉ मेरे ऊपर लगता है कि जिसकी वजह से मैं लीगली ऑब्लिगेड हूँ कि वो मुझे काम करना ही करना है, वरना मेरे ऊपर केस भी हो सकता है। ठीक है, या तो लीगल ऑब्लिगेशन मेरे ऊपर सकती है बोझ, या ड्यू टू कॉन्ट्रैक्ट, लेजिस्लेशन या ऑपरेशन ऑफ लॉ, या फिर कंस्ट्रक्टिव, कि कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं हुआ, कोई ऐसी कोई हुकूमत का कोई कानून भी मेरे ऊपर अप्लाई नहीं होता, लेकिन मेरा पास में कोई ऐसा एक्शन था। ठीक है, इसको समझते हैं कि फॉर एग्जांपल या कंपनी कोई ऐसी पॉलिसी थी। पॉलिसी से मुराद यह है कि फॉर एग्जांपल मेरी खाद की फैक्ट्री है, और मेरा जो खाद का फुजला निकलता है वो साथ वाली नहर में जाता है, और कंपनी की पॉलिसी है कि वो अब हर साल या हर महीने के आखिर में उसको साफ करेगी। ठीक है, ये कंपनी की अपनी पॉलिसी है। कंपनी ने किसी से, कंपनी के ऊपर कोई ये लीगल, हुकूमत ने कंपनी को नहीं कहा हुआ, या कंपनी ने किसी जो नहर के कोई मालकान जो whatever दे यार उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया हुआ, लेकिन कंपनी की अपनी पॉलिसी है। तो लोग कंपनी से एक होप लगा के बैठ जाते हैं, एक्सपेक्टेशन लगा के बैठ बैठ जाते हैं कि कंपनी की आया ये पॉलिसी है तो कंपनी इसको साफ कराएगी ही कराएगी। ठीक है, तो मेरे ऊपर ये कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन आ जाती है। या फिर पास्ट एक्शन, मैं पिछले कई सालों से नहर को साफ करा रहा हूँ, चाहे वो मेरी पॉलिसी में लिखा हुआ नहीं था, लेकिन मैं गुडविल के तहत एक अच्छा बच्चा होने के नाते मैं अपनी नहर को साफ करा रहा था। तो अब लोगों के दिलों में एक्सपेक्टेशन क्रिएट हो जाएगी कि इस साल इस महीने भी जो इसकी वजह से कचरा इस नहर में आएगा वो ये कंपनी साफ कराएगी। तो एक कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन भी मेरे ऊपर हो सकती है। और प्रैक्टिशनर और वेल नॉन स्टेटमेंट ऑफ एंटिटी के, कंपनी ने मीडिया के ऊपर आके, या कंपनी के किसी बड़े ने मीडिया के ऊपर आके ऐसी बात कर दी है कि यार इस साल या इस महीने मैं इस नहर को साफ कराऊंगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट या लेजिस्लेशन की वजह से नहीं है, बट कंपनी की अपनी कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन कंपनी के ऊपर आ गई है। ठीक है, तो इस वजह से भी कंपनी ऑब्लिज हो सकती है प्रेजेंट में कि उसको फ्यूचर में या उस डेट के ऊपर कोई इवेंट, कोई ऑब्लिगेशन पे ऑफ करनी पड़ सकती है। ये बात समझ आती है? जी सर। गुड। अच्छा, ये तो हो गई कि हमारे ऊपर कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो ड्यू टू पास्ट इवेंट, और प्रेजेंट ऑब्लिगेशन लीगल भी हो सकती है और कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। दूसरी बात है कि मैं उस अमाउंट का जिसके लिए मैं प्रोविजन रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं उसको रिलायबली एस्टिमेट लगा सकूं। ठीक है, अच्छा, इसके लिए ये होता है कि ऑब्वियसली अगर तो मुझे कंफर्म अमाउंट पता होती फिर तो मैं प्रोविजन रिकॉर्ड ही ना करता, फिर तो मैं लायबिलिटी रिकॉर्ड करता। लेकिन प्रोविजन होती है अनसर्टेन अमाउंट के ऊपर है, तो मुझे बेस्ट एस्टिमेट लगाना पड़ता है। अब ये बेस्ट एस्टिमेट कैसे पता चलता है? बेस्ट एस्टिमेट के सोर्सेज होते हैं, या तो मैं लीगल एडवाइस ले लेता हूँ, जिसको इन चीज़ों का नॉलेज होता है उसके पास जाता हूँ, मशवरा ले लेता हूँ, और एक्सपर्ट का ओपिनियन ले लेता हूँ, किसी एक्सपर्ट से पूछ लेता हूँ। या फिर मैनेजमेंट की अपनी भी जजमेंट होती है कि यार इतना खर्चा तो आएगा ही आएगा। कंपनी में कोई ऐसे बड़े लोग बैठे हैं जिनको इन चीज़ का अंदाजा है कि अगर फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने कोई ऐसी एक्टिविटी कर दी है जिसकी वजह से कंपनी अब ओब्लिज्ड है इन फ्यूचर, तो उनको अंदाजा होता है कि यार इतने तो कंपनी को पे ऑफ करने ही करने पड़ सकते हैं। मिसाल ले लो, हमारी केएफसी की आउटलेट है और बर्गर के अंदर कोई ऐसा कीड़ा निकल आता है। ठीक है, कोई कस्टमर हमारे ऊपर केस कर देता है कि इनके तो खानों के अंदर मसले हैं, ये तो सफाई नहीं है, हाइजीन के इश्यूज हैं। तो कंपनी की अगर मैनेजमेंट खुद ही अंदाजा लगा लेती है कि यार कस्टमर अगर हमारे खिलाफ केस करता है तो कोर्ट के अंदर हमें इतनी पेनल्टी पड़ सकती है। ठीक है, तो ये ठीक। बेस्ट एस्टिमेट के अंदर ये भी एग्जांपल है। या फिर हम किसी बंदे और से पूछ लेते हैं, एक्सपर्ट से पूछ लेते हैं, या लीगल एडवाइस किसी वकील के पास ले जाते हैं कि यार आप बताओ, अगर एक हमारे खिलाफ केस होता है तो हमें कितनी की पेनल्टी पड़ सकती है। ठीक है, तो बेस्ट ठीक। एस्टिमेट लगाना है। और बेस्ट एस्टिमेट के सोर्सेज ये तीन है: लीगल एडवाइस, एक्सपर्ट ओपिनियन, या मैनेजमेंट जजमेंट। ठीक है, अब इस- बेस्ट एस्टिमेट के ना हमें सीधी सीधी अमाउंट अक्सर नहीं पता चलती, इसके ना हमें कुछ चीजें देखनी पड़ती हैं। अगर तो प्रोविजन ऐसी है जो कि वन ऑफ इवेंट है, नॉर्मली नहीं होती। ठीक है, लेकिन कोई ऐसा इवेंट हो गया, जिस तरीके से अभी अपने मिसाल समझिए कि केएफसी के बर्गर से कॉकरोच निकला है सपोज, वो अक्सर नहीं निकलता, लेकिन ये कोई वन ऑफ इवेंट है। या फिर कंपनी की क्या कहते हैं कि इस बार कोई ऐसा धमाका हुआ है कंपनी के क्या कहते हैं वेयर हाउस में, जिससे काफी जो है उनके मजदूर जख्मी हो गए, तो ये वन ऑफ इवेंट है। ठीक है, तो सच एज पोटेंशियल रिलायबिलिटी फ्रॉम अ कोर्ट केस, कि हर बारी कंपनी कोर्ट के अंदर नहीं पड़ी होती, कंपनी के ऊपर कोई ऐसा इवेंट होता है जिसकी वजह से कंपनी के ऊपर कोर्ट केस हो सकता है, तो उसके लिए मैं इस्तेमाल करूंगा मोस्ट लाइकली आउटकम। ये क्या होता है इसको समझते हैं। पहले आपने ये समझना है कि बेस्ट एस्टिमेट लगाना है, इसके ये सोर्स हैं, और अगर वन ऑफ इवेंट है तो हम मोस्ट लाइकली आउटकम की तरफ जाएंगे। और अगर प्रोविजन इज मेड ऑफ न्यूमेरस इवेंट्स, अब न्यूमेरस इवेंट्स की क्या मिसाल है? इंश्योरेंस, मेरी कंपनी इंश्योरेंस कंपनी है,
मेरे पास 1,000 क्लाइंट हैं और हर दूसरे दिन कोई क्लाइंट की गाड़ी ठुकी होती है और वो मेरे पास आकर इंश्योरेंस की अमाउंट ले रहा है, ठीक है। या फिर डिसमेंटलिंग, कि मैं कंपनी के लिए हजारों एसेट कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, हजारों किस्म के, मैं फॉर एग्जांपल मेरे पास सैकड़ों किस्म के प्लांट्स है मेरे पास, और इसके लिए मुझे डिसमेंटलिंग की कॉस्ट पे करनी करनी पड़ सकती है। या फिर डाउटफुल डेट पे बड़ी प्यारी मिसाल है, कि मुझे पता है कि हर महीने इतने परसेंट तो मेरे पास जो डेटर वो आती ही नहीं है, ठीक है, डाउटफुल होते हैं। तो अगर तो ये न्यूमरस इवेंट हैं या रेपिटेटिव इवेंट्स हैं, तो इनके लिए मैं यूज करता हूँ एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड, ठीक है। अब ये क्या है, ये ठीक है। दोनों मेथड्स, इनकी अकाउंटिंग समझते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम समझते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है। अच्छा, पिकी ब्लाइंडर कंपनी इज फेसिंग अ लॉ सूट एंड एस्टिमेट आउटकम्स। अच्छा, अच्छा, इसको ना एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड नहीं है, ये है, नहीं, हाँ, इसको एक मिनट। देखो, हमारे पास यहाँ पे है कोर्ट केस और उसके लिए लगता है मोस्ट लाइकली आउटकम, ठीक है। तो हमारे पास, अगर हमारे पास ये केस हुआ है, ठीक है, और इसके लिए हमारे पास तीन चांस हैं। एक, हमें हमारे हमें जो हमारा वकील है उसने कहा है कि यार 30% चांसेस है कि आपको $2 लाख देने पड़ सकते हैं। 50% चांसेस हैं कि आपको क्या कहते हैं कि $4 लाख देने पड़ सकते हैं। और 20% चांसेस है कि $0.6 बिलियन आपको देने पड़ सकते हैं। तो मैं प्रोविजन किसके ऊपर रिकॉर्ड करूं भाई, तुमने तो मुझे कंफ्यूज कर दिया है, ठीक है। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ये एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेशन, जिसके अंदर हम करते क्या है कि तीनों जो हमारे पास एस्टिमेट्स हैं इनकी परसेंटेज उनको मल्टीप्लाई करते हैं और एक हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाती है, और उसके ऊपर हम क्या करते हैं कि इसको रिकॉर्ड करते हैं प्रोविजन को। और प्रोविजन एक लायबिलिटी होती है और ये हम अपने बैलेंस शीट के अंदर शो करते हैं। क्या करेंगे हम, सबसे पहले 2 लाख लेंगे, 30%, के 2 लाख जो हमारे ऊपर पेनल्टी पड़ने के चांसेस 30% है, तो इसका मतलब ये है कि 60,000। फिर 4 लाख मुझे जो देने पड़ सकते हैं उसके 50% चांसेस है, 2 लाख। और इसी तरीके से 6 लाख देने के मेरे पास 20% चांसेस हैं, तो ये हो जाएगा 120,000। तो टोटल मेरे पास एक अमाउंट आएगी, इट इज स्टिल अ बेस्ट एस्टिमेट दैट आई कैन ड्राइव, विच इज 3,80,000। मैं इससे प्रोविजन रिकॉर्ड करूंगा। सर। हम्म। जी ठीक ये है। ठीक है। तो अगर मेरे पास मल्टीपल अमाउंट्स हों, पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास मल्टीपल्स हों, तो हम उसमें से ये और भी हो सकते हैं, एक लंबी लिस्ट भी बना सकता था, 10%, 5%। तो आपने प्रोसेस यही है कि मल्टीप्लाई करते जाना है और एक एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। तो ये कहाँ हो सकता है, इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। इन्वायरमेंटल प्रोविजन में हो सकता है, लीगल सूट में हो सकता है, डिसमेंटलिंग कॉस्ट में इसका इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। डिसमेंटलिंग कॉस्ट मैं अगर अपने किसी वकील से पूछता हूँ कि यार, या वकील से नहीं, एक्सपर्ट से पूछता हूँ कि यार अगर मैंने 10 साल बाद इस मशीन को निकलवाना है तो मेरे ऊपर कितना खर्चा आ सकता है, तो मुझे मल्टीपल अमाउंट दे सकता है वो, यार इतना भी आ सकते हैं, इतने होने कितने परसेंट चांसेस हैं, इतने होने कितने परसेंट चांसेस हैं। तो फिर मैं सेम जो मेथड है ये इस्तेमाल करूंगा और एक प्रोविजन की अमाउंट निकालूंगा। लीगल सूट हमने ऊपर पढ़ा। इस तरीके से एनवायरमेंटल प्रोविजन के कोई ऐसी, मैंने कोई हरकत कर दी है जिसके ऊपर से गवर्नमेंट की मेरे ऊपर पेनल्टी पड़ने वाली है कि आपने एनवायरनमेंट को डिस्टॉर्ट किया है, तो उसके लिए मैं प्रोविजन इस तरीके से रिकॉर्ड कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये वन ऑफ इवेंट के अंदर ऐसा होगा। ठीक है सर। फिर हमारे पास होता है मोस्ट लाइकली वैल्यू, ये बहुत आसान है, इसके अंदर आपके पास दो केसेस होंगे, ठीक है। कंपनी सेटलमेंट लीगल क्लेम है कंपनी के ऊपर, ठीक है। एडवाइजर बिलीव के 70% चांसेस हैं कि आपको 5 लाख देने पड़ सकते हैं, और 30% चांसेस हैं कि आपको 8 लाख देने पड़ सकते हैं। अब जिस चीज के होने के ज्यादा चांसेस होंगे ना, मोस्ट लाइकली जिसके होने के चांसेस होंगे ना, हम उसी को प्रोविजन मानेंगे, ठीक है। तो इसमें हमारे पास हो सकता है ये 5 लाख, ठीक, 70%, ठीक है। इसे हम ओके। प्रोविजन रिकॉर्ड करेंगे। ये वारंटी में हो सकता है और रिफंड में हो सकता है, ठीक है। जी। अच्छा, तीसरी हमारे पास बात थी ये वाली, कि प्रोबेबल प्रोबेबल चांस हो कि जो रिसोर्सेज है उनका आउटफ्लो हो, अगर मैं अपनी ऑब्लिगेशन को सेटल करना चाहता हूँ। इसका क्या मतलब है। अच्छा, हमारे पास ये प्रोबेबल, इस लफ्ज को मैं आगे डिटेल में समझाता हूँ, प्रोबेबल का क्या मतलब है, इसको आगे समझते हैं। अच्छा, अगर एक चीज के होने के प्रोबेबल चांस नहीं है ना, फॉर द मोमेंट आप ये समझो कि अगर उसके होने के चांस प्रोबेबल नहीं है ना, तो हम प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। इफ देयर इज अ पॉसिबल लाइबिलिटी, देन कंपनी शुड
रिकॉर्ड अ कंटिंजेंट लाइबिलिटी इंस्टेड। इसको हम पूरा, हम इसके ऊपर एक मैं आपको टेबल दिखाऊंगा, उसमें आप इस पूरी बात को समझ जाओगे। फिर जी जी। आपने कुछ केसेस होते हैं। ठीक है सर। कह रहे थे, ठीक है। अच्छा, कुछ केसेस होते हैं जिनके ऊपर आपने प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं करनी। ठीक है, वो ऐसे होते हैं कि फ्यूचर कॉस्ट जो कि फ्यूचर में होने हैं, ठीक है, उनके लिए अभी मैं बैठ के फिक्र करता रहूं कि हाय क्या होगा मेरे साथ, मैं उसके उनके लिए प्रेजेंट में ऑब्लीज नहीं हूँ। ठीक है, मुझे पता है कि फ्यूचर में कोई ऐसा मुझे पेमेंट करनी पड़ सकती है, लेकिन वो ना कोई पास्ट में ऐसा कोई इवेंट हुआ है, ना मैं उनके लिए प्रेजेंट में ऑब्लीज हूँ। ठीक है, तो इसीलिए वो हमारे पास उनके ऊपर प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं होती। मुझे पता है कि कोविड चल रहा है, कोविड आने वाला है, सपोज एक मिसाल ले लो, मुझे पहले ही पता चल गया है, और उसकी वजह से जो मेरे ब्रांचेज हैं इनके अंदर लोग आना कम हो जाएंगे, फूड चेन है सपोज मेरी। ठीक है, तो उसकी वजह से मुझे 1 लाख का 2019 में, अगर आज 2017 है, 2 साल बाद मुझे कोई फ्यूचर लॉस पे करना पड़ सकता है। तो भाई कोविड आने तो दो, तो अब देखेंगे कितना एस्टिमेट होता है। अभी आज तो तुम इसके लिए ना कोई प्रेजेंट ब्लीच हो, ना कोई ऐसा पास्ट इवेंट हो चुका है। ठीक है, तो ये इसके ऊपर कोई प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं होगी, या आप बैठे बैठे ओवर थिंकिंग कर रहे हो, फ्यूचर में लॉस आएगा तो देख लेंगे। तो फ्यूचर कोई भी कॉस्ट है, कोई भी लॉस है, उसके लिए आपने कोई प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं करनी। चाहे वो ऑपरेटिंग लॉस है, कोई रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, आप गाड़ी लेके आ गए हो, आप अभी से टेंशन ले रहे हो, यार अगर इसकी गाड़ी लग गई तो मुझे इतने पैसे देने पड़ सकते हैं, इसके दरवाजे के ऊपर स्क्रैच आ गया तो मुझे इतने पैसे लग सकते हैं। भाई उस इवेंट को होने तो दो, जब वो होगा तो उसके ऊपर आप लाइबिलिटी या प्रोविजन रिकॉर्ड कर सकते हो। ठीक है, तो ठीक है। फ्यूचर के जो भी, या फ्यूचर मुझे ट्रेनिंग कॉस्ट पड़ सकती है, मैं कस्टमर अपने एम्प्लॉयज को अगर मैंने ट्रेन करना है तो इतने पैसे मुझे देने पड़ सकते हैं। तो जब पॉइंट आएगा तब आप देखना। तो जो भी फ्यूचर के कॉस्ट हैं, चाहे वो लॉस है कॉस्ट है, तो उसको आपने आज की तारीख में प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं करनी। ठीक है। ओके सर। अच्छा, अब प्रोविजन को हमने समझा, होता क्या है, इसको रिकॉर्ड करने की क्या 3 शराइत हैं, उनको हम डिटेल में समझा, और फिर हमने उसके बाद बेस्ट एस्टीमेट कैसे निकालना है, इसके 2 तरीके हैं, ये समझ लिया। अब जब हमने एक अमाउंट निकाल ली, आइदर बाय मोस्ट लाइकली वैल्यू कैलकुलेशन और बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेशन, अब हमने इसको रिकॉर्ड कैसे करना है। तो मशहूर जमाना एंट्री, एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन क्रेडिट। ठीक है, इस तरीके से, जिस तरीके से हम करते हैं बैड डेट, एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट। ठीक है, तो प्रोविजन लाइबिलिटी ही की एक शक्ल है। ठीक है, लेकिन अभी इसको मैंने सेटल आउट नहीं करना, मुझे इसके लिए ना अमाउंट पता है, ना मुझे टाइम पता है। तो एंट्री इसकी होगी एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन क्रेडिट। और मजे की बात, प्रोविजन में चेंज भी आता रहता है, जिस तरीके से हमने डाउटफुल डेट में पढ़ा था कि हर साल चेंज आती रहती थी। ठीक है, इसमें भी चेंज आता रहता है। तो हमने हर रिपोर्टिंग डेट के ऊपर मैनेजमेंट रीअसेस करती है कि आपकी जो प्रोविजन आपने रिकॉर्ड कर रखी है वो ठीक है भी कि नहीं। ठीक है, और अगर उसमें कोई इंक्रीज आता है तो सेम एंट्री एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, प्रोविजन बढ़ा दी, ठीक है, और एक्सपेंस बढ़ा दिया। और अगर उसमें कमी आ जाती है तो प्रोविजन डेबिट, प्रोविजन कम कर दिया मैंने, और हम्म। एक्सपेंस भी, क्रेडिट और एक्सपेंस भी मैंने कम कर दिया। प्रोविजन और लाइबिलिटी दोनों सेम ही चीजें हैं, बस उनके अंदर अमाउंट और टाइमिंग का फर्क है, इसलिए उनकी क्या कहते हैं कि नेचर भी सेम है, दोनों लाइबिलिटी है, दोनों बढ़ती हैं जब तो क्रेडिट होती है। ठीक है। जी सर। अच्छा, कब से मैं कर रहा था कंटीजेंट लाइबिलिटी, ये कंटीजेंट लाइबिलिटी क्या होता है। ठीक है, कंटीजेंट लाइबिलिटी, उसकी भी 3 शराइत हैं। ऐसा पॉसिबल, उधर था प्रोबेबल, ये वर्ड आपने याद रखने हैं। प्रोविजन के जब चांस हो, प्रोबेबल टू पे टू सेटल ऑब्लिगेशन, और कंटिजेंट लाइबिलिटी तब मैं रिकॉर्ड करूंगा जब पॉसिबल चांस हो। प्रोबेबल होते हैं ज्यादा चांस। ठीक है, इसके लिए आगे हमारे पास टेबल है, उसको आसानी से समझते हैं, बट अभी इस पॉइंट के ऊपर आप दोनों वर्ड्स को याद रखो कि अगर एक चीज के होने के प्रोबेबल चांस हैं तो उसके अगेंस्ट हम प्रोविजन रिकॉर्ड करेंगे, और पॉसिबल चांस है कि थोड़े से चांस है कि हमें पॉसिबल है कि हमें पेमेंट करनी पड़ सकती है। ठीक है, तो उसके लिए हम कंटिजेंट लाइबिलिटी के रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, उसकी आगे डेफिनेशन सेम है, अराइजेस फ्रॉम द पास्ट इवेंट, इसके लिए भी कोई पास्ट इवेंट होना लाजमी है। सेम चीज है, प्रोविजन, लाइबिलिटी, कंटिजेंट लाइबिलिटी, बस इसके अंदर टाइमिंग और इसके बाद चांसेस होने का, जो होने के चांसेस हैं, इनके अंदर थोड़ा फर्क आ जाता है। ठीक है, whose existence will be confirmed only by occurrence और नॉन existence of one or more of the uncertain future event, के फ्यूचर इवेंट होने के जो चांस है उसके बाद ही हमें पता चलेगा। नॉट होली विद इन द कंट्रोल ऑफ एंटिटी, और कंट्रोल ऑफ एंटिटी में नहीं होता। ठीक है, तो ठीक है। पॉसिबल एक वर्ड आपने याद रखना है। फिर अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजेस फ्रॉम पास्ट इवेंट, वही बात, इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, उसने अब उसकी उल्टी बात कर दी है कि अगर उसके प्रोबेबल होने के चांस नहीं है,
कि आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होने के प्रोबेबल चांस नहीं है टू सेटल द ऑब्लिगेशन, तो उसको मैं फिर कंटिजेंट लायबिलिटी के तौर पे रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है। ठीक और जी। तीसरी बात हमारे पास है, द अमाउंट ऑफ ऑब्लिगेशन कैन नॉट बी मेजर्ड विद सफिशिएंट रिलायबिलिटी। हमने कहा था ना कि बेस्ट एस्टिमेट हम निकालना चाहिए हम्म। टू रिकॉर्ड प्रोविजन। अगर वो नहीं निकाल सकते तो इसको हम कंटिजेंट लायबिलिटी के तौर पे रिकॉर्ड करेंगे। सारी ओके। क्वालिटीज पूरी हो रही थी प्रोविजन वाली, सिर्फ हम उसकी अमाउंट को क्या कहते हैं कि बेस्ट रिलायबल एस्टिमेट नहीं निकाल पा रहे थे, तो हम उसको कंटिजेंट लायबिलिटी के तौर पे रिकॉर्ड करेंगे अपनी किताबों में। कंटिजेंट लायबिलिटी, अब इसका करना क्या है, ये कोई पीएनएल का आइटम नहीं है, कोई बैलेंस शीट का आइटम नहीं है। ठीक है, सॉरी, बैलेंस शीट का आइटम नहीं है, एसओएफपी का आइटम नहीं है, प्रोविजन है, लायबिलिटी है। ठीक है, ये नहीं है। इसको सिंपली आपने डिस्क्लोज करना है अपने नोट्स में। इसकी कोई एंट्री नहीं होती, कोई इसकी कोई जनरल एंट्री नहीं होती। ठीक है। और बस इसको आपने डिस्क्लोज करना है कि कंटिजेंट लायबिलिटी है, एक ऐसी चीज है जिसके होने के पॉसिबल चांस है। ठीक है, और हम बेस्ट एस्टिमेट भी लगा सकते हैं। हाँ, इतना हम आपको जरूर बता सकते हैं कि इतने पॉसिबल चांस है कि हमें पेमेंट करनी पड़ सकती है। ठीक है, जिसके बहुत ही कम चांस होना उसको कंटिजेंट लायबिलिटी कहते हैं। ओके सर। गॉट इट। जी। इसी तरीके से कंटिजेंट एसेट, एसेट का तुम्हें पता है, वही सारी बातें, कंट्रोल हो, मेजरेबल हो, और तीसरी बात, उससे मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट हो। ठीक है, कंफर्म हो मुझे कि मुझे बेनिफिट होना ही होना है। अगर एक चीज से सर्टेन लफ्ज में यूज करूंगा कंफर्म के लिए, सर्टेन या वर्चुअली सर्टेन होगा, तो मैं उसको एसेट रिकॉर्ड करूंगा कि इससे मुझे बेनिफिट होगा। लेकिन अगर पॉसिबल चांस है, यार इससे हो सकता है वैसे मुझे कोई बेनिफिट हो, मैं कंफर्म नहीं हूं, मैं सर्टेन नहीं हूं, या वर्चुअली सर्टेन नहीं हूं, तो उसको कंटीजेंट एसेट के तौर पे मैं समझूंगा, और उसको भी मैंने डिस्क्लोज करना है अपनी किताबों के अंदर, एसओएफपी के अंदर रिकॉर्ड नहीं करना। ठीक है, तो ठीक। कंटीजेंट एसेट इज अ पॉसिबल एसेट। ठीक है, arising from the past events and whose existence will be confirmed only, और ये तभी पता चलेगी जब वो होगी या नहीं होगी। ठीक है, ऑफ ठीक है। वन और मोर ऑफ द अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट नॉट होली विद इन द कंट्रोल ऑफ एंटिटी। ठीक है, पॉसिबल चांस है कि मुझे उससे कोई बेनिफिट हो सकता है इन फ्यूचर जब वो होगी। ठीक है, हम्म। जी अब सर। इसको स्टेबल से समझते हैं। अभी जो हमने सारी बातें की ना, इसकी समरी अब देखते हैं। अच्छा, अगर एक चीज होने के ना चांसेस सर्टेन है, इसका मतलब यह है कि उसके होने के 100% चांसेस है। ठीक है, तो अगर तो मेरे जो पॉकेट है उससे अमाउंट बाहर जाएगी, तो मैं उसको लायबिलिटी रिकॉर्ड करूंगा, और अगर मेरे पॉकेट में अमाउंट आएगी, तो मैं उसको एसेट रिकॉर्ड करूंगा। कंफर्म, ये बात समझ आती है। जी सर। अगर उसके होने के वर्चुअली चांसेस हैं, कि 100% तो नहीं है लेकिन 85 to 99.99% चांसेस हैं, तो अगर तो मेरे अमाउंट मेरे पॉकेट से जाएगी, अभी मैं उसको लायबिलिटी रिकॉर्ड करूंगा, और अगर मेरे पॉकेट में अमाउंट आएगी तो उसको एसेट रिकॉर्ड करूंगा, सेम। लेकिन अगर एक चीज के होने के चांसेस प्रोबेबल हैं, 50 to 85% चांसेस हैं, और मुझे उसके लिए कोई लायबिलिटी है, मैं उसके मुझे लगता है कितने मुझे पेमेंट करनी पड़ सकती है, ठीक है, मुझे आउटफ्लो है, उसके लिए प्रोबेबल हूं, तो मेरे लिए वो प्रोविजन रिकॉर्ड करूंगा। ये प्रोबेबल का लफ्ज अब इस्तेमाल में आ रहा है। ठीक है ठीक है। सर। जी। हाँ, और यहाँ पे गलत लिखा होगा, यहाँ पे आएगा कंटिजेंट एसेट। और अगर मैं प्रोबेबल हूं कि उस चीज के इनफ्लो से मुझे बेनिफिट हो सकता है, मैं 50 to 85% उसके ऊपर श्योर हूं, तो मैं उसको कंटिजेंट एसेट के तौर पे अपनी किताबों पे रिकॉर्ड नहीं करूंगा, बल्कि डिस्क्लोज करूंगा अपने नोट्स के अंदर। ठीक है। जी सर। और फिर उसके बाद ये दो बहुत ही कम चांसेस हैं, पॉसिबल चांसेस 5 to 50% चांसेस हो एक चीज के होने के, तो अगर तो आउटफ्लो है, तो मैं उसको कंटिजेंट लायबिलिटी के तौर पे बुक करूंगा। ठीक है, और अगर एक चीज के होने के बेनिफिट होने के चांसेस 5 to 50% है, तो कुछ भी ना करो, बिला वजह अपनी आप एक्सपेक्टेशन ना क्रिएट करके बैठ जाओ कि हाँ उससे कोई मुझे बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, ओके। और फिर आखिर में रिमोट के बिल्कुल माइन्यूट से चांसेस है, 0 to 5% चांसेस हैं, तो कुछ ना करो इसके मामले में भी, और इसके मामले में कुछ ना करो, छोड़ो इसको। ठीक है, तो ये ठीक। टेबल आपने याद रखना, ये हार्ट है इस टॉपिक की, I-37 की। इसी से फर्क पता चलता है कि एक चीज के चांसेस होने, सर्टेन का क्या मतलब है, वर्चुअली सर्टेन का मतलब क्या है, प्रोबेबल, पॉसिबल, रिमोट। ठीक है, और एक चीज को मैंने लाइबिलिटी रिकॉर्ड करना है, एसेट रिकॉर्ड करना है, कंटीजेंट लाइबिलिटी रिकॉर्ड करना है, या कुछ भी नहीं करना। ठीक है, बस एक चीज याद रखना, अगर मैं एक प्रोविजन है ना, और उसका रिलायबल एस्टिमेट नहीं गिन पा रहा, तो उसको भी मैं कंटीजेंट लाइबिलिटी के तौर पर मुझे रिकॉर्ड करना पड़ सकता है। ठीक है, हम्म। जी। सारी शायद पूरी हो रही थी क्या कहते हैं प्रोविजन वाली।
प्रेजेंट ऑब्लिगेशन भी थी, पास्ट इवेंट भी था, ठीक है, और प्रोबेबल भी था, आउटफ्लो सब कुछ था। लेकिन मैं उसका जो अमाउंट है उसका बेस्ट एस्टिमेट नहीं निकाल पा रहा। तो इस टेबल से बाहर की वो बात है कि वो फिर मैं कंटीजेंट लाइबिलिटी के तौर पे रिकॉर्ड करूंगा, और ओके सर। उसको मैं डिस्क्लोज करूंगा इनटू माय नोट्स। ठीक है। जी। ओके। अब एक एक करके डिफरेंट प्रोविजंस और कंटीजेंट लाइबिलिटीज को देखते हैं। ठीक है, इनमें थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। सबसे पहले हमारे पास है वारंटी प्रोविजन, कि अगर मैंने कस्टमर्स को वारंटी दी हुई है। अच्छा, वारंटी इज ऑफन गिवन इन मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, अगर तो मैं बनाने वाला हूँ कोई चीज़ को, मैं तो वारंटी दूंगा कि जानी बिल्कुल बेफिक्र रहे, बड़ी बेहतरीन चीज़ है। या रिटेलिंग बिजनेस की, अगर मैं कोई चीज़ बेच रहा हूँ दुकान के अंदर, ठीक है, वही लोग वारंटी देते हैं। दिस इज आइदर अलीगल, ठीक है, और कंस्ट्रक्टिव। वही बात कि या तो मैं बंदे से कंफर्म करूंगा, कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, लिख के दूंगा पर्ची के ऊपर कि या तुझे मैं पैसे दूंगा, या गवर्नमेंट की तरफ मेरे ऊपर कोई इम्पोजिशन है कि तुमने वारंटी देनी ही देनी है। या कंस्ट्रक्टिव, कि मैं हर बंदे को ही वारंटी दे रहा था, तो वो बंदा जो अब कस्टमर जा रहा है वो देख रहा है कि से 3 बंदों को भी इसने वारंटी दी है, तो मुझे भी मिली ही होगी। ठीक है। या फिर कंपनी के दुकान के बहुत बड़े सामने इश्तेहार पे लिखा हुआ है कि हम इस चीज की वारंटी भी देते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती हैं। या फिर कहीं लिख के नहीं दिया उसने, हाँ मुझे जाते जाते कह दिया कि बेशक 3 दिन बाद ये आ जाना, अगर ये चीज नहीं चलती हुई तो मैं आपसे वापस ले लूंगा, ठीक है, या आपको अमाउंट दे दूंगा। तो वारंटी कैन आल्सो बी लीगल और कंस्ट्रक्टिव, क्योंकि प्रोविजन है। अच्छा, ऑब्लिगेशन टू मेक गुड, कि मैं आपको चीज बना के दूंगा या रिप्लेस करके दूंगा फॉल्टी प्रोडक्ट को। ठीक है। अच्छा, वारंटी, वारंटी रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ सेल, सेल की टाइम दी जाती है रादर देन टाइम ऑफ रिपेयर रिप्लेसमेंट। अब जब वो मेरे पास वापस आया तो अब मैं कोई प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं करूंगा। मैंने यहाँ पे ऐसे सोचना है कि मैंने वारंटी एक्सपेंस की प्रोविजन रिकॉर्ड करनी, तो मैं दुकानदार हूँ, ठीक है, मुझसे बंदा चीज लेके चला गया है, ठीक है, तो मैं अब रिकॉर्ड करूंगा प्रोविजन को। ठीक है। तब नहीं करूंगा जब वो मेरे पास वापस आएगा और पैसे मांग रहा होगा, ये मुझे अपने ये फोन रख और मुझे पैसे दे। ठीक है। तो अब तो देर हो चुकी है। प्रोविजन तो तभी रिकॉर्ड होगी जब मेरे ऊपर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, बंदे ने मुझसे चीज ले ली है, मुझे वारंटी है उसके ऊपर, मुझे देनी पड़ सकती है। ठीक है, बेस्ट एस्टिमेट भी मैं लगा सकता हूँ। ठीक है। तो अब उसके ऊपर मैं ऑन द डेट ऑफ सेल मैं प्रोविजन रिकॉर्ड करूंगा, एज मेकिंग सेल इन द पास्ट इवेंट विच गिव राइज टू एन ऑब्लिगेशन। ये समझ आया? जी सर। ओके। दिस रिक्वायर्स सेलर टू एनालाइज पास्ट एक्सपीरियंस सो दैट दे कैन एस्टिमेट, कि सेलर खुद भी एक पास्ट एक्सपीरियंस लगा सकता है कि यार इतने बंदे मेरे पास आते हैं, अमूमन ये मसले होते हैं उनके साथ, और इतने इतने मुझसे पैसे लेके जाते हैं। ठीक है। एस्टिमेट हाउ द क्लेम्स विल बी मेड, कैसे वो क्लेम आ सकता है। एंड मैन्युफैक्चरिंग इंप्रूव, कि यार चीज मुझे इंप्रूव कर दो, फ्यूअर क्लेम इन फ्यूचर देन हैव इन द पास्ट, जब मैंने अपनी मशीनरी जिससे मैं अब चीजें बना रहा हूँ वो मैंने अच्छी कर ली है, और मुझे पता है कि अब जो है क्लेम्स कम आएंगे, ठीक है, जिससे पास्ट में आते थे एज कम्पेयर टू पास्ट। हाउ मच ईच रिपेयर विल कॉस्ट, कि अगर वो आते हैं तो उनकी जो खर्चा मुझे करना पड़ सकता है वो कितना होगा। ठीक है। द टेक्नोलॉजी बिकम मोर कम्प्लेक्स, अब जो नए आईफोन आ गए इनके अंदर कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है, ज्यादा खर्चा करना पड़ सकता है, ईच रिपेयर में कॉस्ट मोर। ठीक है। तो ये सारे अंदाजे ना दुकान पे बैठा बैठा दुकानदार लगाएगा या मैन्युफैक्चरर लगाएगा। ठीक है। द प्रोविजन सेटअप एट द टाइम ऑफ सेल, द नंबर ऑफ रिपेयर एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ ईच रिपेयर। अच्छा, ये आगे जाके इसका सवाल भी देखते हैं कि मैं पहले अंदाजा लगाऊंगा कितने बंदे मेरे पास रिपेयर का क्या कहते हैं कि खर्चा लेके आ सकते हैं, उनकी नंबर उनकी क्वांटिफाई करूंगा, फिर उसके बाद उनको मैं उनकी अमाउंट निकालूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास टोटल पॉसिबल प्रोविजन आ जाएगी जो मुझे पे ऑफ करनी पड़ सकती है, ये रिकॉर्ड करनी पड़ सकती है एज प्रोविजन। ठीक है। और फिर वही प्रोविजन की खास प्रोविजन की ट्रेड के आपने उसको हर अकाउंटिंग पीरियड के ऊपर उसको रिव्यू भी करना है कि आपका ये एस्टिमेट ठीक था भी कि नहीं। ठीक है। ये सवाल है हमारे पास प्यारा सा टेक्नोवा। अच्छा, इसकी हमें हमने कैलकुलेशन कैलकुलेट करना है प्रोविजन को। अच्छा, Technova Limited manufactures and sells electronic devices. The company offers 1 year warranty on its product under which it undertake to repair or replace defective products free of charge। ठीक है, कि अगर हम आपको कोई मसला आ जाता है तो हम उसको रिप्लेस या रिपेयर कर देंगे आपको विदाउट गेटिंग एनी पेनी। ठीक है। द कंपनी ऑर्गेनाइज अ प्रोविजन ऑफ फॉर वारंटी कॉस्ट एट द टाइम ऑफ सेल, ऑब्वियसली ब्रो, बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल डाटा एंड एक्सपेक्टेशंस। फिर हमारे पास ये साल का अख्ताम हमारे पास है 31 दिसंबर 2024। साल में बता रहा है कि 20 मिलियन की सेल हुई है 2024 के अंदर, और यहाँ बता रहा है कि 1 लाख यूनिट्स मैंने बेचे हैं। और हमारे पास ये पास्ट एक्सपीरियंस बता रहा है कि 2% सेल्स जो हमारे पास आती हैं उनके अंदर माइनर रिपेयर हमें करना पड़ता है। ठीक है। और उसके ऊपर कॉस्ट आती है
पर यूनिट सोल्ड। हम्म। और जो मेजर रिपेयर वाले मेरे पास केस आते हैं, बड़ा पैनल टूट गया है, मसला हो गया है, वो मेरे पास 0.5% ऑफ सेल होते हैं। और उनके ऊपर मैं 150 पर यूनिट जो मैं सेल करता हूँ वो खर्चा उसके ऊपर पड़ता है। ठीक है। और इस साल के अंदर तकरीबन उसने 1500 उसको क्लेम आ भी गए, जिसके ऊपर उसने 40,000 की कॉस्ट बर्दाश्त की। ठीक है, तो इस सवाल को देखते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे ऐसे सवालों में कि हमें खर्चा कितना करना पड़ सकता है। तो एक्सपेक्टेड, ये सारी एक्सपेक्टेड बातें होती हैं, अगर तो कंफर्म होती तो लाइबिलिटी होता। एक्सपेक्टेड माइनर रिपेयर्स, कि जो बंदे मुझसे फोन लेके जा रहे हैं इनके अंदर माइनर रिपेयर होने के कितने चांसेस हैं। मैंने तकरीबन 1 लाख यूनिट्स की सेल की है, और मेरा पास्ट एक्सपीरियंस ये कहता है कि ये 1 लाख में 2% ही ऐसे आएंगे जिनके साथ मसला होगा, माइनर रिपेयर मुझे करना पड़ सकता है 2,000 यूनिट्स का। और मैंने अभी देखा है कि 2,000 यूनिट्स, अगर एक यूनिट को मैं सही करके उसको वापस देता हूँ तो मुझे $30 का खर्चा बर्दाश्त करना पड़ता है। इट मीन्स कि माइनर रिपेयर्स के ऊपर मुझे $60,000 का खर्चा बर्दाश्त करना पड़ सकता है। इसी तरीके से एक्सपेक्टेड मेजर रिपेयर्स, एक्सक्यूज मी यार, हमारे चार्जर दी, जस्ट अ सेकंड। आपको सो। ओके, आई एम बैक। अच्छा, अब हम देख लेते हैं मेजर रिपेयर्स को। 1 लाख की मेरी सेल के ऊपर 0.5% जो मेरी सेल है उसमें मसला आ सकता है, विच इज 500 यूनिट्स इन नंबर। ये 500 यूनिट्स अगर एक को मैं सही करके देता हूँ तो मेरे ऊपर बड़ा खर्चा, 150 पर यूनिट का खर्चा है। तो ये भी इन टोटल 75,000 का खर्चा है। ठीक है, तो इन दोनों को अगर मैं नेट करता हूँ तो मेरे पास एक टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट टू रिपेयर या प्रोविजन टू रिपेयर जो कि मेरे पास बंदे आ सकते हैं, मैंने एस्टिमेट लगाया है ऑन माई पास्ट इवेंट, दैट विल बी 1,35,000। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं प्रोविजन रिकॉर्ड करूंगा। अच्छा, जस्ट सेकेंड। यहाँ पे थे हम। ठीक है, तो अगर मैं इस डेट के ऊपर प्रोविजन की एंट्री करूं तो होगी वारंटी एक्सपेंस डेबिट 1,35,000, और प्रोविजन फॉर वारंटी एक्सपेंस क्रेडिट 1,35,000। ठीक है, और इस साल मेरे पास $40,000 की, ये $40,000 की मैंने अपने जो कस्टमर्स है उनको ये सब कुछ सही करके भी दिया। ठीक है, जिसकी मैंने वारंटी दे रखी थी, तो इसका मतलब ये है कि जब मैंने इनको सही करके दिया होगा तो अपनी प्रोविजन को मैं रिवर्स करूंगा। हम्म। प्रोविजन डेबिट फॉर वारंटी एक्सपेंस 40,000, और इसके लिए मैंने कैश, बैंक पेबल जो भी है वट एवर कोई अमाउंट दी होगी ठीक करने के लिए, बेयर की होगी कोई अमाउंट, तो ये मैं क्रेडिट कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से एंट्रीज होंगी। अगर मैं बैलेंस शीट के लिए प्रोविजन का क्लोजिंग बैलेंस निकालूं तो ओपनिंग था 1,35,000। अच्छा,
इसको कह सकते हैं कि रियलाइजेशन, एक और बड़ा प्यारा लफ्ज़ है गारंटी के लिए। अच्छा, ये 40,000 से लेस हो गया जो मैंने रियलाइज कर लिया अपना प्रोविजन, और जो मेरे पास नेट अमाउंट आती है 95,000 की, ये क्लोजिंग अमाउंट है और ये बैलेंस शीट में अपीयर होगी SOFP में। ठीक है। जी सर। अच्छा, इसी तरीके से गारंटी होती है। गारंटी क्या होता है? ये वन ऑफ इवेंट होता है। ठीक है। वारंटी अलग चीज है, गारंटी अलग चीज है। वारंटी गारंटी क्या होती है? इन सम इंस्टांसेस, particularly in groups, one entity will make a guarantee on behalf of another to pay off a loan etc. If other entity is unable to do so, कि यार मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि इसको पैसे दे दो, ये अगर नहीं दे पाएगा ना, ठीक है, तो मैं दे दूंगा। ठीक है, वो पूरी अमाउंट भी हो सकती है, या फिर वो कोई उसका रेशियो, कोई पोर्शन, कोई परसेंटेज भी हो सकती है। अप्रूवल शुड बी मेड फॉर दिस गारंटी इफ इट इज प्रोबेबल। ठीक है। अब मैंने दे तो दी गारंटी, ठीक है, मुझे पता है कि यार ये बंदा अच्छा कमाने वाला है, खुद ही पैसे दे देगा, तो मुझे प्रोविजन रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मुझे जो है उसके हालात तंग होते जा रहे हैं, और कोई तकरीबन 50 to 80% चांसेस हैं कि अब मुझे पेमेंट करनी पड़ सकती है उसकी। तो फिर ओनली इन दैट केस मैं प्रोविजन रिकॉर्ड करूंगा। अदरवाइज इसको मैं, अगर इससे कम चांसेस हैं, पॉसिबल चांसेस हैं, ठीक है, तो मैं कंटिजेंट लाइबिलिटी रिकॉर्ड करूंगा 5 to 50%। अगर 0 to 5% चांसेस है, फिर मैं कुछ भी नहीं करूंगा। मुझे पता है कि यार वो दे देगा अपने पैसे, ठीक है, तो मैं फिर कुछ भी नहीं करूंगा। लेकिन अगर पॉसिबल चांसेस हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, तो फिर मैं कंटिजेंट लाइबिलिटी रिकॉर्ड करूंगा। ये वन ऑफ इवेंट है। ठीक है, तो इसके ऊपर सवाल करने की जरूरत भी नहीं है। ये बात समझ आ गई है? जी सर। हम्म। नेक्स्ट, रीइंबर्समेंट। इसका ताल्लुक होता है उसके साथ, कंटिजेंट एसेट के साथ। कि अक्सर ऐसा होता है, कहानी ये होती है, थोड़ी सी कहानी समझना, कि मैं हूँ दुकानदार, ठीक है, लैपटॉप सपोज मैं बेचता हूँ, मेरे पास डेल का, एसर का और एचपी के लैपटॉप्स पड़े हैं, ठीक है, और कंपनी की तरफ से सपोज वारंटी आती है 1 साल की, 2 साल की। अब जब मैंने वो लैपटॉप बेचा है और उसके अंदर कोई मसला आता है, तो दुकानदार तो मेरे पास आएगा, वो तो डेल या एचपी का फॉर एग्जांपल अमेरिका के अंदर ऑफिस है या चाइना के अंदर ऑफिस है, वो तो वहां नहीं जाएगा ना, वो तो मेरे पास आएगा, उस्ताद आपने डब्बे के ऊपर लिखा हुआ है ये वारंटी एचपी की तरफ से, मुझे तो लैपटॉप रिप्लेस करके दो। ठीक है। तो अब ये जो है, मैं मुझे तो, मेरी तो प्रोविजन रिकॉर्ड करनी पड़ सकती है मुझे ऑन द डेट ऑफ सेल, कि यार अब ये बंदा वापस आ सकता है मेरे ऊपर। लेकिन मुझे पीछे भी कोई पे ऑफ करने वाला मौजूद है इस केस में। अब मैं एचपी या डेल के दफ्तर जाके उसका सर खा सकता हूँ कि आपने ये जो वारंटी दी हुई है, मुझे पे ऑफ करो, मुझे पेमेंट करो। ठीक है, मैंने आपके बिहाफ पे जो कस्टमर को पेमेंट की है, आप मुझे पेमेंट करो। तो इसको कहते हैं रीइंबर्समेंट, कि मैंने जो खर्चा किया है मुझे कोई रीइंबर्स कर रहा है। ठीक है। ठीक है। अब इसको समझ लेते हैं। सम और ऑल ऑफ द एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड टू सेटल अ प्रोविजन, कि मैंने कोई प्रोविजन रिकॉर्ड की थी, प्रोविजन तो ऑन सेल डेट में रिकॉर्ड कर लूंगा ना, जब मुझसे कोई चीज जाएगी तो मैं उसकी प्रोविजन रिकॉर्ड कर लूंगा कि यार इसके आने के चांसेस इतने हैं, तो प्रोविजन रिकॉर्ड कर लेता हूँ। ठीक है। मे बी एक्सपेक्टेड टू बी रीइंबर्स्ड बाय अनदर पार्टी, शायद कोई और मुझे दे दे। ठीक है। तो उसको फिर मैंने क्या करना है, रीइंबर्समेंट एसेट के तौर पे रिकॉर्ड करना है। अब कब? इसके भी दो आगे केस हैं, इसका वहां पे इस्तेमाल आ जाएगा जो हमने पढ़ा था। अगर तो मैं वर्चुअली सर्टेन या सर्टेन हूं, तो इसको एसेट के तौर पे मैं अपनी किताबों में लिखूंगा, खुश हो जाऊंगा, यार ये तो मेरा एसेट है। मुझे पता है, सर्टेन हूं मैं, वर्चुअली सर्टेन हूं कि मुझे पैसे मिलने ही मिलने हैं, तो ये मेरा एसेट है। लेकिन अगर प्रोबेबल चांसेस हैं, 50 to 85% चांसेस है कि मुझे पैसे एचपी दे ही ना दे, तो फिर मैं इसको कंटिजेंट एसेट, मैं यहाँ पे सही से लिख देता हूँ, कंटिजेंट एसेट के तौर पे रिकॉर्ड डिस्क्लोज करूँ किताबों में। ठीक है। इसी को थोड़ा सा विद दिस टेबल। अच्छा, सबसे पहले है द एंटिटी इज नॉट लायबल फॉर द थर्ड पार्टी फेल्स टू पे। ठीक है, उसका मतलब ये है कि अगर तो कंपनी लायबल ही नहीं है थर्ड पार्टी को, फॉर एग्जांपल कस्टमर को, ये ऐसे रिलेशनशिप है, जरा समझो। मैं हूँ बीच वाला डीलर, मैं बेच रहा हूँ, मैं आगे कस्टमर को बेच रहा हूँ, और मेरे भी पीछे कुछ सप्लायर है या मैन्युफैक्चरर है जो चीजें मुझे दे रहे हैं। ठीक है। तो अगर तो मैं लायबल ही नहीं हूँ, मैंने कस्टमर को कह दिया है कि जानिए अगर कोई मसला आएगा तुमने मेरे पास नहीं आना, सीधा सप्लायर के पास जाना है। एंटिटी इज नॉट लायबल, मैं लायबल ही नहीं हूँ, तो थर्ड पार्टी या वेंडर या इंश्योरर फेल्स टू पे। ठीक है। तो मैं तो नहीं लायबल कि अगर सप्लायर पैसे नहीं दे पाता, ठीक है, तो फिर सप्लायर का सर खाना, तो ना मेरे ऊपर कोई लायबिलिटी है, ना मुझे कोई डिस्क्लोजर करने की जरूरत है। ये बात समझ आती है? ठीक है। जी। हाँ। तो अगर एंटिटी लायबल है, रिमेन्स लायबल इफ द थर्ड पार्टी फेल्स टू पे,
अगर ये कस्टमर सपोज थर्ड पार्टी के पास जाता है और इसको पैसे नहीं दे पाता, अब ये मेरे पास आ सकता है, या कोई मेरे वाला केस के अगर मेरे पास आता है, ठीक है, डायरेक्ट ही, मैं इसको पे ऑफ करने के लिए लायबल हूँ इन एनी केस, ठीक है। तो मुझे रिम्बर्समेंट एसेट कब रिकॉर्ड करना है? अगर मुझे वर्चुअली सर्टेन या सर्टेन होगा कि दैट रिम्बर्समेंट विल बी रिसीव्ड इफ द एंटिटी सेटल्स ऑब्लिगेशन, कि अगर मैं इसको पैसे देता हूँ कस्टमर को तो मुझे भी पीछे से रिम्बर्समेंट होगी, तो फिर मैं रिम्बर्समेंट रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है। इट इज नॉट, अच्छा आगे इसको देखते हैं, ठीक है। इसको ऐसे लाइन में पढ़ते हैं, ठीक है। रिकॉग्नाइज प्रोविजन फॉर द फुल अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी, हाँ, मुझे तो प्रोविजन रिकॉर्ड करनी पड़ेगी ना, क्योंकि मैंने कस्टमर तो मेरे पास कभी भी आ सकता है, वो तो मैं रिकॉर्ड करूंगा। मैं इस वक्त बात करूं कि सप्लायर मुझे पैसे देगा कि नहीं देगा, ठीक है। तो वो अगर मुझे वर्चुअली सर्टेन है कि सप्लायर मुझे डेल वाला या एचपी वाला मुझे पैसे देगा, मैं वर्चुअली सर्टेन हूँ एटलीस्ट, तो फिर मैं उसके लिए रीइंबर्समेंट एसेट रिकॉर्ड करूंगा, इसको सेपरेट एसेट के तौर पे रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है। नॉट अलाउड इन एसपी बट नेट अमाउंट में बी प्रेजेंट इन पीएनएल, ठीक है। इसमें ये कह रहा है कि इसको ऑफ सेटिंग जो इसकी है, जो ऑफ सेटिंग क्या होता है कि एसेट लाइबिलिटी को आप नेट ऑफ कर लो। कि फॉर एग्जांपल इसकी मिसाल अगर मैं लिखने में समझा दूं मैथमेटिकली, कि मुझे पता है कि क्या कहते हैं कि एचपी ने मुझे 70 रुपए देने हैं और कस्टमर मेरे से आके 100 रुपए लेगा, ठीक है। तो मैं इसको नेट ऑफ करके लाइबिलिटी 30 के ऊपर रिकॉर्ड नहीं कर सकता, सेट ऑफ सेटिंग अलाउ नहीं है, ठीक है, इस केस में। फिर अमाउंट ऑफ एसेट रिकॉग्नाइज्ड कैन नॉट एक्सीड द लाइबिलिटी। अच्छा, एक और बात भी ये है, ये अब समझना, कि अगर मेरी लाइबिलिटी थी 100 की, प्रोविजन जो मैंने रिकॉर्ड कर रखी थी, ठीक है, जब कस्टमर मेरे पास आके 100 रुपया मुझसे ले सकता है, लेकिन मुझे एचपी कहता है यार तुम बहुत अच्छे मेरे कस्टमर, मेरे डीलर हो जिसको मैं चीजें सप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, तुम मुझसे 120 रुपये ले लेना, ठीक है। तो स्टैंडर्ड आपको रिस्ट्रिक्ट करता है कि आपने अपनी रिइंबर्समेंट एसेट को भी एट मैक्सिमम 100 ही पे रिकॉग्नाइज करना है जितने पे आप लाइबल हो, ठीक है। द अमाउंट ऑफ एसेट रिकॉग्नाइज कैन नॉट एक्सीड द लाइबिलिटी, ठीक है। ठीक है। इसी तरीके से डिस्क्लोजर, अच्छा, जिस तरीके से बाकी एसेट का डिस्क्लोजर होता है तो उसका भी डिस्क्लोजर होगा, कैन बी डिस्क्लोज, ठीक है। अच्छा, अगर मैं वर्चुअली सर्टेन नहीं हूँ, इसका मतलब क्या है कि मैं क्या कहते हैं, प्रोबेबल हूँ कि मुझे पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो एसेट तो रिकॉग्नाइज नहीं करना, हाँ, अलबत्ता मैं अपनी किताबों के अंदर कंटीजेंट एसेट डिस्क्लोज कर सकता हूँ अगर मैं प्रोबेबल हुआ, ठीक है। ठीक है। जी तो ये सर। पूरी कहानी समझ आती है। जी। चलो इसके ऊपर एक सवाल भी देख लेते हैं। अच्छा, बताना है कि कौन सी अमाउंट रिकॉग्नाइज करनी, डिस्क्लोज करनी है और जनरल एंट्रीज बतानी है। डिस्क्लोज होगा कंटीजेंट लाइबिलिटी या एसेट के में केस में, और रिकॉग्नाइज करेंगे प्रोविजन के केस में, या फिर रिइंबर्समेंट एसेट के केस। अच्छा, क्वेटा फेसेस द फॉलोइंग सिचुएशन, एक उसके पास है कि लीगल क्लेम अगेंस्ट कंपनी ए, ठीक है। इसका नाम ना क्वेटा ही रख लो, इसको मैंने काटा नहीं। इसके ऊपर कोई लीगल क्लेम है, लॉ सूट फाइल हुआ पड़ा है तकरीबन 1.2 मिलियन का फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, ठीक है। और इसके जो लॉयर्स ने एडवाइस की कि प्रोबेबल चांस है कि प्रोविजन इज रिक्वायर्ड, ठीक है, प्रोविजन आपको रिक्वायर्ड प्रोविजन रिकॉर्ड करनी पड़ सकती है, ठीक है। कंपनी हैज इंश्योरेंस पॉलिसी दैट विल रीइंबर्स 70% ऑफ एनी डैमेजेस, ठीक है। इंश्योरेंस के है कि अगर आपको कोई भी मसला होता है तो आपको 70% रीइंबर्स करेंगे, ठीक है। द इंश्योरेंस कंपनी विल सर्टेन टू पे कंपनी ए लॉसेस, ठीक है। इसका मतलब ये है कि वर्चुअली सर्टेन है, इसका मतलब ये है कि इसके लिए मैं क्या कह सकता हूँ कि रिइंबर्समेंट एसेट रिकॉर्ड कर सकता हूँ। इसने कहीं इंश्योरेंस भी करा रखी थी कंपनी ए ने, जहां से 70% चांसेस थे कि वर्चुअली सर्टेन था कि इसको पेमेंट करनी पड़ सकती है, ठीक है। वर्चुअली सर्टेन है, तो ये क्या होगा, हमारे पास रिइंबर्समेंट एसेट के तौर पर मैं इसको रिकॉर्ड कर सकता हूँ अगर कंपनी ए लूज करती है। ये बात समझ आती है। तो इसकी जी एंट्री सर। कैसे होगी कि प्रोविजन, सबसे पहले हम रिकॉर्ड करते हैं, अगर मैं पहले ना अलग अलग समझाऊं। सबसे पहले तो जब मेरे ऊपर ये मसला हुआ कि मैं मेरे ऊपर कोई जो केस है ये फाइल हो गया, लॉ सूट फाइल हो गया, तो मैं एक प्रोविजन की एंट्री करूंगा, लीगल एक्सपेंस डेबिट, कितने से कितने का मसला है,
अब इसके अंदर आप उसने कोई परसेंटेज नहीं बताई कि कितनी की अमाउंट है, उसने कहा है कि प्रोबेबल चांसेस हैं कि पूरी की पूरी हम अमाउंट करेंगे एज्यूम कि हमें ये पे ऑफ करनी पड़ सकती है। तो 1.2 मिलियन, और इसके अगेंस्ट प्रोविजन फॉर लीगल एक्सपेंस 1.2 मिलियन। मैं इसकी आपको फिर एक क्लब एंट्री बता देता हूँ। दूसरा फिर हमारे पास है कि 70% जो है मुझे इसकी रिकवरी हो जाएगी और इसकी मिलने के विर्चुअली सर्टेन चांसेस हैं। ठीक है, तो इसका अगर मैं 70% लूँ तो ये मेरे पास अमाउंट आती है 8,40,000 के। 8,40,000 मिलने के मेरे पास वर्चुअली चांसेस हैं, वर्चुअली सर्टेन चांसेस हैं। तो इसके लिए फिर मैं रीइंबर्समेंट एसेट 8,40,000 और अपना लीगल एक्सपेंस कम कर सकता हूँ 8,40,000 से। ठीक है, जी। तो ये तो होगी इसकी अलग अलग एंट्री, तो आप इकट्ठी भी कर सकते हो। अगर इकट्ठी में करने पे आऊँ तो एक तो यह है कि प्रोविजन तो पूरी पूरी रिकॉर्ड होगी। हम्म। हमने भी पढ़ा है कि प्रोविजन को आप नेट ऑफ नहीं कर सकते उसके एसेट से। बाकी हमारे पास एक आता है लीगल एक्सपेंस। अब लीगल एक्सपेंस बिकॉज ऑफ रीइंबर्समेंट एसेट कम हो जाएगा और इसको बैलेंसिंग में ले लेंगे, और हमारे पास रीइंबर्समेंट एसेट कितने का है 8,40,000। तो बैलेंसिंग अमाउंट हमारे पास आ जाएगी लीगल एक्सपेंस की, वो होगी 3,60,000। तो ये समझ आया? जी सर। नाइस। अच्छा हाँ, इसका एक और केस भी रहता है। अच्छा दूसरा केस है वो छोटा सा है। अच्छा, कंपनी ए सूड अ कस्टमर फॉर 5। अब हमारे हमने किसी को केस किया कस्टमर को कि उसने हमें पैसे नहीं दिए, कितने 5 लाख के। लॉयर से 70% चांसेस ऑफ विनिंग, 70% चांसेस है, तो क्या होगा ये 70% चांसेस। टेबल देख लेते हैं। ठीक है, टेबल कह रहा है कि अगर 70% चांसेस हों तो ये प्रोविजन। हमारे तो हमारे पास ये प्रोबेबल चांसेस हैं कि मुझे पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो इसके अगेंस्ट में रीइंबर्समेंट एसेट रिकॉर्ड करूंगा, सॉरी कंटिजेंट एसेट रिकॉर्ड करूंगा। तो इसको हम्म। एंट्री कोई नहीं होगी, अलबत्ता कंटिजेंट एसेट, जिसकी अगर मैं स्टेटमेंट बताऊं, अ कस्टमर हैज टू पे अमाउंट ऑफ 5,000। मैंने इसमें नेचर बता दी है और उसकी अमाउंट बता दी। ठीक है, ऑफ विच हैज 70% चांसेस ऑफ विनिंग। ठीक है, तो डिस्क्लोज हमने कर दिया, हमने कोई इसकी एंट्री नहीं की, कोई इसको रिकॉर्ड नहीं किया एफएस के अंदर, सिंपली इसको नोट्स में डिस्क्लोज कर दिया ठीक है। कंटिजेंट एसेट। तो ये हमारे पास। फिर एक तीसरी हमारे पास चीज होती है एनवायरमेंटल कंटेमिनेशन। इफ अ कंपनी हैज एनवायरमेंटल पॉलिसी, पॉलिसी हो सकती है, यहाँ पॉलिसी सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। वही सारी बातें फिर से मैं रिपीट करूंगा कि पॉलिसी हो सकती है, मेरे पास प्रैक्टिस ऐसे हो सकते हैं कि मैं एनवायरनमेंट के मामले में बड़ा सख्त था। ठीक है, लोगों के दिल में एक्सपेक्टेशन है, या फिर मेरे किसी बड़े एक रिप्रेजेंटेटिव बंदे ने टीवी पे कह दिया है, कहीं टॉक शो में कह दिया है, या न्यूज़पेपर में कह दिया है कि हम ऐसा काम करने लगे हैं, तो कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी मेरे ऊपर आ सकती है। ठीक है, सच दैट अदर पार्टी वुड एक्सपेक्ट द कंपनी टू, कोई भी ऐसी वजह कि इसकी वजह से अदर पार्टी बाकी लोग मुझसे एक्सपेक्ट करेंगे कि कंपनी कंटेमिनेशन कराएगी। और इफ द कंपनी हैज ब्रोकन करंट एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन, या कोई मेरे ऊपर कोई ऐसा लॉ है पाकिस्तान में कि अगर आपने ये लेजिस्लेशन जो हमारे पास इसके जो लेजिस्लेशन इसको आपने ब्रेक किया तो आपको पेनल्टी पड़ सकती है एनवायरमेंटल कंटेमिनेशन के नाम की। तो आपने प्रोविजन रिकॉर्ड करनी है। वही बात, उसको बस मैंने आपको स्टेटमेंट बता दी। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट जिसको हमने I-16 में भी समझा था, इसको दोबारा यहाँ समझ लेते हैं। ये होता है डीकमीशनिंग, डिसमेंटलिंग या रिस्टोरेशन प्रोविजन। कि जब मैं एसेट लेके आता हूँ तो मुझे पता होता है कि डीकमीशनिंग, डिसमेंटलिंग, इसको हटाने के या रिस्टोर करने के कुछ खर्चे मुझे कुछ सालों बाद पे ऑफ करने पड़ सकते हैं। तो मेरा
जो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है कि उसको आज ही के डेट में आप उसको प्रेजेंट वैल्यू ही पे सही, लेकिन उसको कैपिटलाइज करो, बहुत बड़ी अमाउंट है वो, एसेट का पार्ट बनाओ, ठीक है, और उसके ऊपर इंटरेस्ट हर साल रिकॉर्ड कर करके, ताकि जब आप 10 साल बाद निकालने जाओ तो एकदम आपके ऊपर बड़ी कोई फटीग ना पड़ जाए, बड़ी कोई अमाउंट आपको पे ऑफ ना करनी पड़े, आपने उसको ऑलरेडी अपने किताबों के अंदर लिख रखा हो। ठीक है, तो इसीलिए ये एक सवाल है, इसका कॉन्सेप्ट आपको पता है कि जब भी कोई भी ऐसा क्या कहते हैं कि डीकमीशनिंग डिसमेंटलिंग रिस्टोरेशन की प्रोविजन होती है, उसको हम एसेट के अंदर कैपिटलाइज करते हैं, एसेट डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। ये पता है आपको वैसे जी सर। इसका? अच्छा, XYZ लिमिटेड है, उसने ऑयल प्लेटफॉर्म परचेज किया ऑन 1 जनवरी 2001, 50,000 का कैश प्राइस दी उसने, ठीक है। बाकी अंडर एनवायरमेंटल लॉ XYZ इज लीगली ऑब्लिज टू डिसमेंटल एंड रिमूव द प्लेटफॉर्म, इसको हटाना ही पड़ेगा, रिस्टोर करना पड़ेगा पूरी जगह को फिर से एट द एंड ऑफ इज यूजफुल लाइफ, 10 साल जो कि है, ठीक है। द एस्टिमेटेड डिकमिशनिंग कॉस्ट एट द एंड ऑफ 10 ईयर इज 10 मिलियन। द एस्टिमेटेड, ये अभी मैं एस्टिमेट लगा रहा हूँ, और अगर ये एस्टिमेट ना लगा सकता तो जस्ट फॉर योर कॉन्सेप्ट ये हमारे पास कंटिजेंट लाइबिलिटी होती और उसको सिंपली मैं डिस्क्लोज करता सिंपली, लेकिन एस्टिमेट लगा पा रहा हूँ, तो उसका मतलब यह है कि ये 10 मिलियन की अमाउंट है, इसको मैंने प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज करना है। डिस्काउंट रेट है 5%, और दोबारा उसने वही बात कर दी कि 50 मिलियन हमने कैश में दिया ऑन पॉइंट, और डिसमेंटलिंग कॉस्ट 10 साल बाद पे ऑफ होगी। तो सबसे पहले मैं जो डिसमेंटलिंग कॉस्ट है इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेता हूँ। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, ये क्या है, डिसमेंटलिंग कॉस्ट डिकमीशनिंग कॉस्ट है, डिसमेंटलिंग। 10 साल बाद मुझे 10 मिलियन, राइट, या 10 मिलियन पे ऑफ करना पड़ेगा, पड़ सकता है इसके लिए, पड़ चाहे मुझे कंफर्म है मुझे करना पड़ेगा, लेकिन ना टाइम सर्टेन है ना अमाउंट सर्टेन, मुझे नहीं पता 10 साल बाद ही करना पड़ेगा या बीच में कोई ऐसी हरकत हो जाएगी, कोई ऐसी डिजास्टर आ जाएगा कि मुझे पहले ही करना पड़ जाए, या फिर अमाउंट भी सर्ट अप एंड माइनस हो सकती है, क्या पता तब इन्फ्लेशन इतनी हो जाए कि मुझे ज्यादा अमाउंट पे करनी पड़ सके। तो अमाउंट और टाइम सर्टेन नहीं है, लेकिन मुझे कंफर्म तक मुझे करना पड़ेगा, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन जरूर है। हम्म। तो 1.05 जिसका डिस्काउंट रेट है, 10 साल बाद प्रेजेंट वैल्यू मैं निकाल लूंगा, ये निकालना जरा, कैलकुलेटर है पास? जी सर। 61,39,133। जस्ट अ सेकंड, ओके, रिपीट करना। 61,39,061 61 लाख 39,000, 39,000 ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई प्रेजेंट वैल्यू। अब पीपीई को जब मैं कैपिटलाइज करूंगा तो मेरे पास एंट्री आएगी पीपीई डेबिट, कैश क्रेडिट और प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट, जो अभी अपने ऊपर पड़ा भी, ये वाली एंट्री। तो इसकी अमाउंट आ जाएगी 6,131,133, और दूसरी तरफ कैश मैंने कितना पे किया, 50 मिलियन। ये आ गई हमारे पास दूसरी अमाउंट, तो इन दोनों का नेट जब होके बैलेंसिंग मेरे पास अमाउंट आएगी पीपी की, इसी के आगे ऐड हो जाएगा, जी ठीक है। सर। जी। तो इसी तरीके से आगे ये डेप्रिशिएट होता रहेगा, ठीक है। हम्म। और अच्छा मैं कर देता हूँ, तो एक एंट्री और भी होती है प्रोविजन के साथ इंटरेस्ट। हम्म।
ठीक है, ये डिप्रिसिएशन होगी इसकी। और अब ये जो होगा ना, ये ओवर द पीरियड हम इसको इंक्रीज करते जाएंगे, क्योंकि हमें तो पता है ना, हमने 10 साल बाद तो 10 मिलियन पे करना पड़ेगा। इसको तो प्रेजेंट वैल्यू पे ले आए, प्रेजेंट वैल्यू पे अमाउंट कम हो जाती है। तो अब इसको इंक्रीज करते रहेंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक करते रहेंगे, Okay. एक्सपेंस या फाइनेंस कॉस्ट हम्म, में फेंकेंगे इसको। और दूसरा, प्रोविजन बढ़ाते जाएंगे, और ये बढ़ते 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 10 साल बाद ये 10 मिलियन ही हो जाएगा। ये कैसे होगा? 6139133 मल्टीप्लाई बाय 5% रेट था, तो ये इधर अमाउंट निकालना। 3306957. 306,957, ठीक है। जी सर। ओके, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, अगर मैं एसओएफपी बनाऊं तो पीपीई तो आ जाएगा नेट ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है। हम्म। तो बाकी जो हमारे पास जो, अच्छा, इसको नेट ऑफ डेप्रिसिएशन वैसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं वैसे। और जो प्रोविजन आ जाएगा, जो मेन का मकसद है दिस सेपरेट टॉपिक, प्रेजेंट वैल्यू पे निकला था दिस 6.139133 मिलियन प्लस। अब इसमें इंक्रीज आ गया है, साल में इसके अगेंस्ट हमने इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज किया है, तो 3 लाख 6,957 इसमें इंक्रीज आ जाएगा, तो नेट हमारे पास अमाउंट आएगी, बताना। अच्छा, जैसे पीपी फाइव मैंने, फाइव एट अब थ्री हम्म इसके पीपी की वैल्यू है 55832176। पीपी की जी, 55832176। और प्रोविजन की। ये मैं बताती हूँ। 6446090। 6446090। अच्छा, इसको दोबारा कैलकुलेट करना इस अमाउंट के साथ, लेस करना उसमें से। ओह, सॉरी, ये रहा। पीपी के प्रेजेंट मतलब जो वैल्यू है 561, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करनी है ना। हम्म आ गया, ये रहा, हाँ। इसमें से पीपी की जो हमने कैपिटलाइज किया था इवेंचुअली अमाउंट को, उसमें से डेप्रिसिएशन निकालो। ये मुझे ज्यादा लग रही है। अब उससे भी ज्यादा आई। 5052500000। कम हो गई ना, अब ये मैंने वो थोड़े डिजिट उड़ा दिए थे। पहले 5 5 आ रहा था, इस चीज का 5052 फाइव 52 टू आगे जीरो टू जीरो। 2। ये मेरी बैड राइटिंग से डिस्टर्ब तो नहीं होते ना? नो सर। चलो, इस तरीके से डिसमेंटलिंग भी जो होती है, वो पीपी की जो होती है कॉस्ट उसके अंदर कैपिटलाइज हो जाती है, और ओवर द पीरियड इंटरेस्ट उसके अगेंस्ट बुक करके हम उसको बढ़ाते जाते हैं और इवेंचुअली हम उस अमाउंट पे भी आ जाते हैं, ठीक है। ठीक सर। फिर हमारे पास ना कुछ होते हैं ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट्स। ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं कि जब हमने उनको शुरू किया था ना, तो हमारे लिए बड़ा प्रॉफिटेबल थे, लेकिन बाद में कोई ऐसी सीन हो जाता है, कोई ऐसी बात हो जाती है, ठीक है, कि वो क्या कहते हैं कि हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं रहते, नुकसान देते हैं। तो हम सोचते हैं कि यार, अगर इसको मैंने कंटिन्यू किया तो नुकसान आता रहेगा मुझे, तो हम उसके ना खत्म करने के चक्करों में होते हैं। अगर तो खत्म करना आसान है मेरे लिए, कोई आउट ऑफ कॉस्ट है, कोई मुझे उसके लिए पेनल्टी पे नहीं करनी पड़ रही, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दूंगा। लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता। जब भी आप किसी बंदे से कॉन्ट्रैक्ट करते हो ना, तो आप उसके कोई ना कोई पेनल्टी होती है अगर आप उसको खत्म करना है। तो आप फिर कंपेयर करते हो कि अगर मैं उसको कंटिन्यू रखता हूँ, ठीक है, ये वही डिसीजन मेकिंग स्टार्ट हो जाती है कॉस्ट वाली, कि मैं उसको कंपेयर करता हूँ कि अगर मैं खत्म करता हूँ तो मुझे कितनी पेनल्टी करनी पड़ सकती है, या अगर उसको मैं चलाता हूँ तो मुझे कितना लॉस होगा। दोनों में जो सबसे कम अमाउंट होती है, मैं उसको रिकॉर्ड करता हूँ, उसी के ऊपर प्रोविजन को रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है। ठीक है। अगर मैं कोई मिसाल दूं इसकी, तो ऐसे कि मैंने टी शर्ट्स, सपोज टी शर्ट्स मैंने खरीदना शुरू किया एक्सप्लायर से, मैंने उसका तो साल भर मैं तो इसे टी शर्ट्स खरीदूंगा, ठीक है। मुझे सप्लाई करता रहा करता रहा करता रहा करता रहा, सर्दियां आ गई। अब सर्दियों में तो मेरे लिए प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा ये बिजनेस,
ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं उससे लेता रहूँ, मैं उसको हर महीने 1 लाख देता रहूंगा, और बदले में मेरी सेल सिर्फ 10 हजार की हो रही है, मैं हर महीने 90 हजार का एक्सपेंस जो है, लॉस जो है, इनकर कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ कि यार इसको मैं ना आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाहता हूँ। वो कहेगा, फॉर एग्जाम्पल वो पठान था, तो माड़ा तुमने तो बात की थी कि तुम इसको नहीं चलाओगे पूरा साल, मुझे नुकसान होगा, मैं तुम्हारे लिए शर्ट स्पेशल बनवाई थी तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, अब तुम खत्म कराओगे तो मुझे नुकसान होगा। तो मैं कहता हूँ यार कितना तुझे मुझे पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। तो कहता है कि यार एक काम कर, तू 1 लाख ही दे दे, तो 1 लाख ही दे दे। तो मैं सोचता हूँ कि यार एक तरफ 1 लाख है, एक तरफ 90 हजार है, तो मैं कहता हूँ खान चल छोड़, तू मुझे शर्ट देता ही रहे, मैं उसको बेचूंगा 10 हजार की, तो शर्ट्स बिक ही जाएंगी ना, 90 हजार का वहां नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो उसके ठीक ऊपर मैं प्रोविजन रिकॉर्ड। ठीक है। अच्छा, ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट एज वन विच इज अनअवॉइडेबल कॉस्ट। अगर तो ये अवॉइडेबल कॉस्ट होती तो फिर तो ये ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट होता ही ना। ठीक है, अगर खान से मैं शर्ट ही हर पर शर्ट मंगवा रहा हूँ, तो जब उसको चाहूँ मैं मना कर दूं, यार तू न बेच, यार तू बेच दे, तो फिर तो ये ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट होता ही वही है जो मेरे लिए अनअवॉइडेबल होता है। ऑफ कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट एक्सीड्स द बेनिफिट, कि अगर उस कॉन्ट्रैक्ट को मैं कंप्लीट करता हूँ तो कॉस्ट जो इनकर होती है, जो एक्सपेंस इनकर होता है, वो ज्यादा है उससे मिलने वाले बेनिफिट से। ठीक है, expected to be received under it, तो unavoidable cost meeting obligation are lower ऑफ, तो ये कौन सी होगी वो अमाउंट जो लोअर होगी, अगर मैं वो कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करूं या फिर पेनल्टी पे करूं उसके अगेंस्ट। इफ एन ठीक एंटिटी हैज कॉन्ट्रैक्ट दैट इज ऑनरस, तो प्रोविजन रिकॉर्ड होगी, शुड बी मेड फॉर द नेट लॉस, नेट लॉस के बेनिफिट उसमें से निकाल के, 1 लाख में से 90 निकाल के जो मेरे पास, सॉरी 10 निकाल के जो मेरे पास 90 नेट अमाउंट आती है उसके ऊपर। ठीक है, ठीक है। हमारे पास ये सवाल है, हमारी कंपनी एंटर्ड अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर टू सप्लाई 10 हजार यूनिट्स का कॉन्ट्रैक्ट था कस्टमर को सप्लाई करने का ऑफ अ प्रोडक्ट ओवर 5 ईयर, 5 साल तक मैं तुझे सप्लाई करता रहूंगा एट फिक्स प्राइस ऑफ 50 पर यूनिट। ठीक है, मेरी सेल प्राइस है। एट द टाइम ऑफ एंटरिंग द कॉन्ट्रैक्ट एबीसी लिमिटेड एस्टिमेटेड द कॉस्ट ऑफ फुलफिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट वुड बी 45। अब मैं सोच रहा था कि यार 45 का तो मुझे पड़ेगा, एक जो भी चीज सप्लाई प्रोडक्ट है, ठीक है, शर्ट सपोज 45 की मुझे पड़ेगी, आगे मैं 50 की भेजूंगा, तो हर प्रोडक्ट के ऊपर $5 का मुझे बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, मैं खुश था ऑन टाइम ऑफ इट्स कॉन्ट्रैक्ट। ड्यू टू अनफोर्सीन, ठीक है, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो गए, इंक्रीज हो गया रॉ मटेरियल की प्राइसेस में, अब कॉस्ट ऑफ फुलफिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट हैड नाउ इंक्रीज टू 60 पर यूनिट। अब अगर मैं चीज को बनाता हूँ, शर्ट को बनाता हूँ, तो मुझे 60 पर यूनिट पे करना पड़ सकता है। तो मतलब ये है कि 10 पर यूनिट मुझे लॉस इनकर करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये बेनिफिशियल नहीं रहा मेरे लिए। अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, अंडर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एबीसी कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। मैं कैंसिल कर सकता हूँ, ऑप्शन है मेरे पास। अगर ये ऑप्शन ना होता ना, तो फिर सिंपली मैं जो ये $10 मल्टीप्लाई बाय 10,000, तो जो 1 लाख की अमाउंट होती है ना, इसी के ऊपर पोजीशन रिकॉर्ड कर लेता। लेकिन जब मेरे पास पेनल्टी का ऑप्शन होगा, तो फिर मैं कंपैरिजन की तरफ जाऊंगा, बाय पेइंग अ टर्मिनेशन पेनल्टी ऑफ 90,000, के 90 हजार की पेनल्टी का भी ऑप्शन है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवा दो। अब यहाँ का अंदर मेरे मेरे अंदर का अकाउंटेंट जागता है, वो कहता है इससे पहले कि मैं कोई विजुअल या फिर एक्सप्लिसिट कोई बेनिफिट या सॉरी नुकसान देखूं, तो मैं एक दफा एंट्रीज कर लेता हूँ कि एक्चुअल में मुझे क्या नुकसान या बेनिफिट हो रहा है किससे। कैन नॉट, आखिर में तो ऐसी बात है, नॉट डिलीवरीज हैज बीन मेड येट। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले बेनिफिट जो अगर मैं सेल कंटिन्यू रखता हूं तो मुझे हो रहा होगा, वो है 50 एक शर्ट पे, एक शर्ट को मैं 50 में बेचता हूँ, तो तकरीबन 5 लाख का बेनिफिट होगा मुझे। और कॉस्ट टू फुलफिल, अगर उस शर्ट को मैं बनाता हूं, तो मुझे अब 45 नहीं, ये 60 में पड़ेगी। 10 हजार शर्ट्स बनानी है, तो तकरीबन 6 लाख का मुझे खर्चा उठाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि नेट में मुझे तकरीबन 1 लाख का खर्चा उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मेरे लिए लॉस है। ये इंडिकेट करता है नेगेटिव अमाउंट, कि ये ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट है। अक्सर सवाल आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट है, बताओ ऑनरस है कि नहीं है। ठीक है, तो हम्म। आप बेनिफिट से कॉस्ट निकालोगे तो देखोगे कि अगर तो बेनिफिट हो रहा है अभी भी, तो ये ऑनरस नहीं है। अगर तो अभी भी नुकसान हो रहा है, तो ये ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट है। आई शुड नॉट गो विद दिस, अगर मेरे पास ये ऑप्शन है तो। ठीक अब है। मैं अगर तो ये पेनल्टी का ऑप्शन ना होता, तो इसी के ऊपर मैं मजबूरन क्या कहते हैं कि रिकॉर्ड करता अपनी प्रोविजन को।
लेकिन उसने कह दिया है कि 90,000 की आपको पेनल्टी बी का भी ऑप्शन है। या तो आप ये 1 लाख का खर्चा बर्दाश्त करो या 90,000 की पेनल्टी दो। तो अब मैं देख रहा हूँ कि मुझे 10,000 का बेनिफिट हो रहा है, तो मैं इस अमाउंट को अब फाइनली कंसिडर करूंगा। ठीक है। और इसी अमाउंट से पिनल के अंदर मैं एक्सपेंस बुक करूंगा। एंट्री होगी ऑनरस, तुमने बड़ा मैसी, ओके ये तो कर लेते हैं। ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंस पीनल में जो कि जाएगा 90,000 से, और प्रोविजन 90,000 से। ठीक है। जी सर। फिर हमारे पास एक अगली चीज है, रिस्ट्रक्चरिंग, रीऑर्गेनाइजेशन। ये भी एक प्रोविजन की किस्म है। इसके अंदर क्या होता है कि कंपनी जब एक बड़ा डिसीजन लेने लगती है, ठीक है, और उसके बड़ा डिसीजन हो सकता है कि कंपनी कोई फलां बिजनेस अपना बंद कर रही है, अपना स्कोप कम कर रही है, अपनी प्रोडक्ट्स कम कर रही है, या बढ़ा रही है, या बिजनेस बढ़ा रही है, या कहीं और मूव हो रही है। तो पूरा जो एक बड़ा स्ट्रक्चर कंपनी रीस्ट्रक्चर हो रही है, रीऑर्गेनाइज हो रही है, तो इसके अंदर जब रद्दोबदल होती है तो कंपनी के ऊपर कुछ पेनल्टीज, कुछ प्रोविजंस, कुछ लाइबिलिटीज आ सकती हैं। तो कंपनी उसमें देखती है कि वो खास लाइबिलिटीज जो कि मेरी इस रीऑर्गेनाइजेशन की वजह से हो रही हैं, उनके ऊपर मुझे प्रोविजन बुक करनी है। ठीक है। हम्म। जी। अब देखो ये होता क्या है, इट इज अ प्लान। सबसे पहली इसकी जो मतलब इस कॉन्सेप्ट को कवर करने के लिए इंपॉर्टेंट जुज है, इंपॉर्टेंट शर्त है कि ये प्लान प्रोग्राम हो। अगर तो हवाई बातें हैं, वैसी चार डायरेक्टर बैठ के बातें कर रहे हैं कि यार क्या ही बेनिफिट हो अगर हम फॉर एग्जांपल केएफसी किसी ऐसे इलाके में शुरू करते हैं जहां बड़ी आवाम आती है हमारे लाहौर में खाने के लिए। ठीक है। तो ये बातें अगर हो रही हैं तो फिर तो इसको कंसिडर नहीं करना रिस्ट्रक्चरिंग। लेकिन अगर कोई प्लान है, कोई प्रोग्राम है जो मैनेजमेंट ने बना रखा है, बाय विच मैनेजमेंट चेंजेस द स्कोप, स्कोप ही बदल रहा है, ठीक है, मैनर ऑफ बिजनेस ही बदल रहा है। पहले शर्ट्स बेचते थे, अब साथ ट्राउजर भी हमने शुरू कर दिए, कैप्स भी शुरू कर दिए हैं, शूज भी शुरू कर दिए हैं। ठीक है। तो ये रीस्ट्रक्चरिंग ये ऑर्गेनाइजेशन में आती है। जैसे कि अब इसके मिसालों में क्या होता है कि अच्छा इसकी और भी मिसालें, टर्मिनेशन ऑफ लाइन ऑफ एम्प्लॉयज, कि मैं पूरी एक लाइन ऑफ एम्प्लॉयज अपने सारे लाहौर के मैनेजर्स को घर भेज रहा हूँ, छुट्टी करवा रहा हूँ। ठीक है, उनको घर भेज रहा हूँ। तो ये अपना खर्चा कम करने के लिए, या उनकी जरूरत ही नहीं है। ठीक है। या फिर डिलेरिंग, कि उनकी मैं लेयर्स को कम कर रहा हूँ। ठीक है। पहले मैनेजर था, फिर सुपरवाइजर था, इस तरीके से करते करते उनमें से कोई एक लेयर मैंने कम कर दी है। ये उसी का दूसरा वर्ड है। ठीक है। या फिर सेल या क्लोजर ऑफ बिजनेस सेगमेंट, मैंने अपनी कोई बिजनेस का सेगमेंट, कोई हिस्सा मैंने सेल कर दिया या क्लोज कर दिया है, किसी को बेच दिया है, या मैंने खुद ही बंद कर दिया है। या फिर मैंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग जो हमारा बिजनेस है उसको शिफ्ट कर दिया है, लोकेशन को भी और उसकी एक्टिविटी को भी। ठीक है। तो कोई भी ऐसा बड़ा जो प्लान होता है, अगर इसके अंदर चेंजेस आती हैं तो इसको कहते हैं रिस्ट्रक्चरिंग या रिओर्गेनाइजेशन। इसकी डेफिनेशन आ गई। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी कि हम इसके ऊपर प्रोविजन रिकॉर्ड करेंगे अगर ये रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट की दो कंडीशंस पूरी होती हैं। एक तो मैंने आपको भी बताया है कि मैनेजमेंट का फॉर्मल प्लान है, कोई ऊपर ऊपर की बातें नहीं है, फॉर्मल प्लान उन्होंने लिख रखा है कहीं पे। हम्म। दूसरा ये है कि पब्लिकली उन्होंने अनाउंस भी कर दिया उसको। ठीक है, इफ द अबव कंडीशन आर मेट, इसके बाद अगले शुरू है, पब्लिकली अनाउंस हो गया, सबको पता चल गया। अगर तो वो फॉर्मल जो पेपर है वो दफ्तर के अंदर ही पड़ा है, किसी को पता ही नहीं है, सब नॉर्मली अपने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, ठीक है, अनाउंस नहीं हुआ अभी तक, तो वो हम उसको स्ट्रक्चर नहीं कंसिडर करेंगे, उसको उसके अगेंस्ट प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लेकिन कंपनी ने उसको फॉर्मली प्लान को एम्प्लॉयज को सामने जाके बता दिया है कि फलां लेयर ऑफ एम्प्लॉयज हम खत्म कर रहे हैं, वो सारे बेचारे डर गए, परेशान हो गए। ठीक है। तो ये जो होता है, ये अगर ये दोनों कंडीशन पूरी होती हैं तो अब मुझे प्रोविजन बुक करनी पड़ेगी। किस अमाउंट पे, अब उसकी बात कर लेते हैं। If the above conditions are met after reporting date, it will be treated as नॉन एडजस्टिंग इवेंट। वही हमने पढ़ा, पीछे ही पढ़ा था कि अगर ये रिपोर्टिंग डेट के बाद ऐसा होता है, मेजर इवेंट है, तो ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट होगा। ओके सर। और इसके अगेंस्ट हमारे साल में कोई प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं होगी। लेकिन अगर ये हमारे साथ में सब कुछ हो रहा है, इसके लिए मैं एक अमाउंट को भी लूंगा। तो अमाउंट्स के लिए आगे मैंने सवाल भी रखा हुआ है ये वाला। ठीक है, कौन कौन से अमाउंट्स में आती है। ठीक है। अच्छा, प्रोविजन कैसे रिकॉर्ड करनी है? प्रोविजन को रिकॉर्ड करना है डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग के, रीस्ट्रक्चरिंग करने की वजह से जो खास डायरेक्ट खर्चे हो रहे हैं, नॉर्मल नहीं, ट्रेनिंग कॉस्ट नहीं, या फिर ओवरहेड कॉस्ट नहीं, रिडेंडेंसी कॉस्ट, बंदों को निकालने के लिए अगर कोई मैं खर्चा कर रहा हूँ, कोई उनको पैसे दे रहा हूँ। ठीक है। एक पूरी लेयर्स ऑफ बिजनेस थी, मैं उसको खत्म करने के लिए कोई खर्चा कर रहा हूँ। ठीक है। टर्मिनेशन पेमेंट,
जो बेचारे जा रहे हैं उनको मैं कोई पेमेंट हाथ में दे रहा हूँ कि यार कहीं और अपना बिजनेस देख लेना, ठीक है, या पेंशन दे रहा हूँ उनको, या डैमेज टू सप्लायर और कस्टमर, कि मेरे उस खास रीऑर्गेनाइजेशन की वजह से मैंने लाहौर के अंदर मैं बर्गर डिलीवर करता था हर किसी, ये शर्ट डिलीवर करता था हर किसी घर जाके। अब जब मैंने प्लान किया कि मैं लाहौर के अंदर बिजनेस ही खत्म कर रहा हूँ, क्लोज कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ, तो मेरे बेचारे सारे कस्टमर तो बेचारे डिस्टर्ब हो गए, डैमेज हो, उनको कोई नुकसान होगा इसकी वजह से, ठीक है। वो तो उसकी वजह से अगर मुझे कस्टमर कोई पेनल्टी पे करनी पड़ जाए, ये सप्लायर जिससे मैं चीजें ले रहा था लाहौर के अंदर, अब उससे कहता हूँ कि यार मुझे चीजें ना बेचो, उसको कोई पेनल्टी पे करनी पड़ जाए, तो ये सारी प्रोविजन की कॉस्ट के पार्ट बनेगी। ओके और ये अगेन हमारे साल में तभी रिकॉग्नाइज होगा जब ये हमारे साल में ही प्लान हो और हमारे साल में अनाउंस हो। अगर ये बाद में हो, साल के बाद हो, तो ये हमारे लिए नॉन जस्टिंग इवेंट है, और उसके लिए हम इस साल में कोई प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। डिस्क्लोजर भी नहीं देना पड़ेगा ऑब्वियसली। किसकी डिस्क्लोजर आपकी बात कर रहे हो? यही रीऑर्गेनाइजेशन या रीस्ट्रक्चरिंग की, कि अगर अगर ये तो देखो ना, एडजस्टिंग नहीं है, नॉन एडजस्टिंग है, तो फिर उसका डिस्क्लोजर दें। हाँ उसका तो होगा ना, लेकिन अगर हमारे साल में प्रोविजन रिकॉर्ड हो तो उसको प्रोविजन के तौर पे बैलेंस शीट के अंदर शो कराएंगे। वो तो ओके नॉन जस्टिंग इवेंट जितने भी होते हैं ना, उनकी तो मेन सी बात है कि उसका डिस्क्लोजर बनेगा, ठीक है, उसको ठीक मैंने है। अपने साल में बताना है। अच्छा, एक हमारे पास एक छोटा सा सवाल है। अच्छा, ऑन 1 June 2005 a decision was made by the board of entity to close it down a division, ठीक है, द डिवीजन एंड decision was not communicated, कम्युनिकेशन नहीं हुई एट द टाइम ऑफ दीज दूज अफेक्टेड, जो डिफेक्ट हो रहे हैं उससे बेचारे, एंड नो द स्टेप्स वर टेकन टू इम्प्लीमेंट द डिसीजन एट द ईयर एंड, साल के आखिर तक कुछ ऐसा नहीं हुआ। द डिसीजन वाज क्लोज इन सितंबर 2005, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर 3 महीने बाद मैं वही एस्टिमेट लेके चलूँ तो जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है, सितंबर के बाद जाके ये हो रहा है, तो शुड अ प्रोविजन रिकॉर्ड, इस साल में कोई प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं होगी, नो प्रोविजन रिकॉर्ड विल बी रिकॉर्डेड, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑब्लिगेशन मेरे ऊपर कोई नहीं एग्जिस्ट करती, क्योंकि अभी मैंने अनाउंस ही नहीं किया, किसी को पता ही नहीं है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, ठीक है। दिस इज द बोर्ड डिसीजन एंड कैन नॉट बी रिवर्स, और ये बोर्ड का डिसीजन है और ये कैन नॉट बी रिवर्स, ठीक है। तो ये इसकी मेन थीम थी रिस्ट्रक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके अंदर खर्चे कौन कौन से आते हैं, जरा उसकी डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। अच्छा, शाजी इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दैट इज अंडरगोइंग सिग्निफिकेंट चेंज इन ऑपरेशन, तो हमारे पास फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स हैं कि ऑन 1 November 2024 द डायरेक्टर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज मेड अ फॉर्मल डिटेल प्लान, बहुत अच्छा यार, आपने पहला हमारी कंडीशन तो पूरी कर दी, टू रीस्ट्रक्चर इट्स प्रोडक्शन ऑपरेशंस, ओके हो गया, विच विल इन्वॉल्व क्लोजिंग वन ऑफ इट्स फैक्ट्रीज, ठीक हो गया, अपनी फैक्ट्री बंद करने जा रहे हैं। द मैनेजमेंट कम्युनिकेटेड और रिस्ट्रक्चरिंग प्लान टू एम्प्लॉइज, कम्युनिकेशन भी होगी, दूसरी शर्त भी कंप्लीट, इसका मतलब यह है कि प्रोविजन तो रिकॉर्ड होगी। And other affected parties meeting the criteria for constructive obligation under I-37, the expected cost of restructuring are as follow। अब ये कुछ खर्चे हैं जो रिस्ट्रक्चरिंग की वजह से हो सकते हैं। अब इसमें हमने फर्क करना है कि कौन से हमने एक प्रोविजन का पार्ट बनाना है, कौन से नहीं बनाने। सबसे पहले रेडिडेंसी पेमेंट्स, ये तो ऑब्वियसली होंगे, ठीक है। फिर मेरे पास लीज टर्मिनेशन पेनल्टी, फॉर एग्जांपल मेरा कोई एसेट था इस फैक्ट्री के अंदर जो मैंने लीज पे ले रखा था, अब जब मैं उस फैक्ट्री को ही खत्म कर रहा हूँ, मुझे उस एसेट की जरूरत भी नहीं है, मैं वापस कर रहा हूँ इसके लेसर को, तो फिर उसका मतलब ये है कि मुझे कोई पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है। तो अभी हमने पढ़ा कि अगर कोई सप्लायर को मुझे पेमेंट करनी पाए डैमेज की, सप्लायर ही है ना लेसर मेरा, तो वो भी इसका पार्ट बनेगी। फिर कॉस्ट ऑफ रिलोकेटिंग मशीनरी एंड इक्विपमेंट, ये मेरे लिए कोई डायरेक्टली खर्चा नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसको रिलोकेट ना भी करूं तो मेरी वहां दूसरी फैक्ट्री चल सकती है, मैं नई मशीन के ऊपर, ठीक है, तो ये मेरे लिए डायरेक्टली खर्चा नहीं है। फिर फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेज, ये तो पहले ही पड़ा है कि जो फ्यूचर के लॉसेज हैं उसके लिए क्यों आज तुम इतना फिक्रमंद हो रहे हो, वो तब देखना। अच्छा, ये दोनों हो गए। फिर हमारे पास आगे कुछ खर्चे हैं कि कंपनी का लीगल क्लेम है और फ्रॉम द ब्रीच कस्टमर्स को पेमेंट करनी पड़ सकती है। द कंपनी एडवाइजर बिलीव द प्रोबेबल, प्रोबेबल है तो प्रोविजन बनेगी इसके ऊपर। कंपनी विल पे कंपनसेशन ऑफ 6 लाख, ओके हो गया, ये भी हमारे पास प्रोविजन में आ जाएगा। बट फाइनल अमाउंट इज अनसर्टेन, ऑब्वियसली वो तो अनसर्टेन होगी तभी तो हम इसको प्रोविजन कह रहे हैं, अगर ये सर्टेन होती तो लाइबिलिटी कहते। फिर जी सर। XYZ ने रिस्टोर, वही वाली बात आ गई कि रिस्टोरेशन की भी फ्यूचर में कॉस्ट है, ठीक है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू उसने बता दी 8 लाख, तो खुद ही बता दी उसने, तो ये भी हमारे पास प्रोविजन का पार्ट बनेगी। तो प्रोविजन के अंदर क्या क्या आएगा, मैं इनके अभी टाइटल नहीं लिख रहा, सीधी सीधी एक रिडंडेंसी पेमेंट आएगी 120, जी सर। 1.2 मिलियन। सेकेंडली 4 लाख की लीज टर्मिनेशन पेनल्टी। थर्ड हमारे पास है 6 लाख
कि जो कस्टमर्स को लीगल क्लेम है, और फिर फोर्थ हमारे पास है 8 लाख की प्रेजेंट वैल्यू। अगर ये प्रेजेंट वैल्यू ना होती तो निकालता मैं। तो मेरे पास तकरीबन टोटल आता है 3 मिलियन की अमाउंट। इसके ऊपर प्रोविजन रिकॉर्ड होगी। बाकी ये दोनों जो हैं ये एक्सपेंस आउट होंगे एनपीएनएल अगेंस्ट कैश और पेबल और बैंक और लाइबिलिटी। ठीक है। और तीसरी हमारे पास टोटल प्रोविजन हमने निकाल निकाल ली। ठीक है। तो ये कुछ सवाल थे। ठीक है, कुछ इसके कॉन्सेप्ट थे, कॉन्सेप्ट हमने सारे कवर कर लिए हैं। अब इसका आप सवाल करोगे, सवाल में बाय डिफॉल्ट आपको थोड़ी दिक्कत आएगी। ठीक है, मैं एक्सपेक्टेशन यही रख रहा हूँ, मैं अपनी प्रोविजन ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि करने वाले सवाल कम होंगे एज कम्पेयर टू ना करने वाले। तो उसके लिए हमेशा हम कल एक जरूरत पड़ी तो एक अलग क्लास इसके ऊपर रख लेंगे किड्स के सवालों पे। ठीक है। प्रोबेबल चांसेस है। ठीक है सर। ठीक है। अल्लाह करेगा वर्चुअल वर्चुअल सर्टेन चांस हो कि आपके सारे हो जाए। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। कॉन्सेप्ट चाहिए, कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं है। बस वो थोड़ी सी बातें ऊपर नहीं जाती हैं, और जाहिर सी बात जब बंदा हब पे जाता है तो अब तो वैसे ही एक दो बातें स्टडी टेक्स्ट और किट से भी बाहर की कर लेते हैं। ठीक है। तो जाहिर उन्होंने बच्चों को थोड़ा फेल भी करना होता है। सारे अगर 100% नंबर लाना शुरू कर दें तो फेल कौन होगा। ठीक है। तो थैंक यू। ओके। अल्लाह हाफिज।